ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टैलेंट अवेकनिंग, ड्रैकोनिक ओवरलॉर्ड ऑफ द एपोकलिप्स। अध्याय 251, टकराव की शर्तें। अपने विचारों में एलिस्टर ने पुकारा, टेरा, तुम क्या सोचती हो? मुझे इस पर कैसे विचार करना चाहिए? टेरा की आवाज़ उसके विचारों में गूंज उठी जब उसने उत्तर दिया, मेरे स्वामी, तथ्य यह है कि वह अभी भी आपसे उत्तर मांगती है। इसका मतलब है कि वह अभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि वह क्या जानती है। मतलब जब तक आप खुले तौर पर इसे स्वीकार नहीं करते, वह आपके खिलाफ कुछ भी नहीं रख सकती। एलिस्टर थोड़ा मुस्कुराया। आपकी बात सही है, उसने जवाब दिया। लेकिन इसके अलावा, मेरे स्वामी, यदि आप चाहते हैं कि वह समस्याग्रस्त न बने, तो आपके पास केवल दो विकल्प हैं। और वे हैं, या तो आप उससे पूरी तरह छुटकारा पा लें, या आप उसे चीज़ों के प्रति अधिक सभ्य दृष्टिकोण अपनाने के लिए मना लें। इस तथ्य को देखते हुए कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उसे इस शहर की अर्थव्यवस्था के स्तंभों में से एक भी कहा जा सकता है, मैं कहूँगा कि उससे छुटकारा पाना संभव नहीं है। तो आपको उसे चीज़ों के प्रति शांत रवैया अपनाने के लिए मनाना होगा। यह मेरा सुझाव है। फिर टेरा ने एलिस्टर को वह सब बताया जो उसे जानना था कि चीज़ों से कैसे निपटना है। जब उसने ये कहा तो एलिस्टर प्रभावित हुआ। मुझे कहना चाहिए कि मैं आपके विचार से संतुष्ट हूँ। बहुत बढ़िया, टेरा। मुझे खुशी है कि मैं आपकी सेवा कर सका, मेरे स्वामी। लेकिन मेरे स्वामी, मुझे ये बताना ज़रूरी लगता है, जो मैं देख सकता हूँ उससे मुझे नहीं लगता कि वह जो अभिनय कर रही है वह वास्तविक है। वास्तविक? आपका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि वह नाटक कर रही है। वह ऐसा क्यों करेगी? मैं निश्चित हूँ, फिर भी आप मेरे कहे अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। एलिस्टर ने गहरी सांस ली। तो आप स्पेड को मरवाना चाहते हैं? उसने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए उसकी प्रतिक्रिया का अंदाज़ा लगाते हुए पूछा। आन्या सीधी हो गई, क्योंकि उसने मुझे और मेरे साथियों को नुकसान पहुंचाया। उसके कारण वेस्टलैंड डिस्प्ले इवेंट में उनका प्रदर्शन बहुत प्रभावित हुआ। हमने कई बहुमूल्य अवसर खो दिए जिन्हें हम वापस नहीं पा सकते। एलिस्टर ने भौहें उठाईं, उसकी आवाज़ में व्यंग्य की झलक थी। तो मूल रूप से वह तुम्हारा पैसा चुकाने वाला है। आन्या की भौहें सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में उलझन झलक रही थी। क्या? एलिस्टर ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। मेरा मतलब है, वेस्टलैंड डिस्प्ले इवेंट के विजेताओं को डींग मारने का अधिकार और यूनियन क्रेडिट का एक गुच्छा मिलता है ना? तो अगर उसने आपकी टीम के प्रदर्शन को खराब कर दिया, तो क्या इसका मतलब है कि वह तुम्हारा ऋणी है? मैंने अभी सोचा। क्या तुम अपने किए को कम आंकने की कोशिश कर रहे हो? आन्या ने बीच में ही टोकते हुए कहा, उसकी आवाज़ धीमी लेकिन तीखी थी, उसके गुस्से का भार उनके बीच की जगह को भर रहा था। कम आंकना? एलिस्टर ने हल्के से ठहाका लगाया, उसका व्यवहार अडिग था। मैडम, कृपया शांत हो जाओ। मैंने कब कहा कि मैंने ही ये किया है? आन्या की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी शक्ति का शानदार प्रदर्शन करते हुए उसके चारों ओर मन चमक उठा, बालकनी को एक जीवंत रंग से रोशन कर दिया। देखो, ऐसा मत सोचो कि तुम मेरे साथ खेल खेल सकते हो, एलिस्टर। यह कोई मजाक नहीं है। एलिस्टर ने नकली आत्मसमर्पण में अपने हाथ उठाए, उसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। मैं यहाँ दांव को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम उसे प्रतियोगिता के लिए मरवाने की बात कर रहे हो। निश्चित रूप से इससे ज्यादा कुछ है। और भी, आन्या ने अपनी आवाज़ में दृढ़ता दिखाई। हमेशा जितना आप समझते हैं, उससे ज्यादा दांव पर लगा होता है। हर प्रतियोगिता हमारी ताकत और योग्यता साबित करने का एक अवसर है। जब स्पेड ने मेरी टीम को नुकसान पहुंचाया, तो उसने न केवल हमारी स्थिति को बल्कि हमारी प्रतिष्ठा को भी प्रभावित किया। इस दुनिया में प्रतिष्ठा एक गिल्ड के उत्थान या पतन को निर्धारित कर सकती है। एलिस्टर ने एक पल के लिए उसका अध्ययन किया, उसकी आवाज़ में साहस उसके शांत चेहरे के पीछे पनप रहे तूफान के विपरीत था। तो तुम कह रहे हो कि यह सिर्फ घटना से ज्यादा के बारे में है? यह व्यक्तिगत है। यह मामले के सिद्धांत के बारे में है, आन्या ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए जवाब दिया। जब कोई हमारे प्रयासों को कमज़ोर करता है, तो ये सिर्फ चेहरे पर तमाचा नहीं है, ये हमारे अधिकार को चुनौती है। जब तक तुम नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं होगे, तब तक तुम समझ नहीं पाओगे। हम जो कुछ भी करते हैं, वह एक गिल्ड के रूप में हम पर प्रतिबिंबित होता है। लगता है कि तुम कह रहे हो कि बदला लेना उचित है, एलिस्टर ने टिप्पणी की, उसके स्वर में अवज्ञा का एक संकेत था। एलिस्टर थोड़ा आगे झुका, उसकी आंखों में एक गणनात्मक नज़र थी। तो क्या इस बदला से जितना हो सके उतना हासिल करना बेहतर नहीं होगा? आन्या थोड़ा शांत हो गई, उसकी भौहें गहरी होती गईं और उसने पूछा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? एलिस्टर ने हाथ उठाया और जोर देकर कहा, अब इसका गलत मतलब मत निकालो। मैं स्पेड नहीं हूं, मैं बस वही पेश कर रहा हूं जो मुझे लगता है कि इस मामले को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। आन्या की दिलचस्पी बढ़ गई, उसका रुख थोड़ा ढीला पड़ गया। आगे बढ़ो।
चूंकि यह तुम्हारे नेतृत्व में ही था कि स्पेड ने तुम्हारे गिल्ड की प्रतिष्ठा को इतना बड़ा झटका दिया। उद्धरण चिन्ह। तो निश्चित रूप से तुम्हारे कंधों पर अपने गिल्ड की प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने की जिम्मेदारी भी है, ये बात तो स्पष्ट है। तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम व्यक्तिगत रूप से स्पेड को खोजो और अपने मैच का लाइव प्रसारण स्ट्रीम करो। ऐसा करके जब तुम जीतोगे तो तुम न केवल अपने साथियों के लिए सम्मान का दावा कर सकते हो, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा भी बहाल कर सकते हो। तुम सबको दिखाओगे कि बर्सेकर्स के खिलाफ जाने की हिम्मत करने वालों का क्या होता है। आन्या ने उसके शब्दों पर विचार करते हुए अपनी बाहें पार कीं। तुम्हें लगता है कि एक सार्वजनिक मैच इस स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त होगा? एलिस्टर ने सिर हिलाया, उसकी आवाज़ स्थिर थी। बिल्कुल, एक अच्छी तरह से निष्पादित जीत न केवल आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाती है बल्कि एक संदेश भी देती है। ये दर्शाता है कि आप और आपके गिल्ड के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। एक्सपोजर के बारे में सोचें, आपको समर्थक मिलेंगे और शायद नए लोग भी। हर कोई वापसी की कहानी पसंद करता है। आन्या विचारशील दिखी, निहितार्थों पर विचार करते हुए उसकी अभिव्यक्ति नरम पड़ गई। तो आप सुझाव दे रहे हैं कि मैं इस स्थिति को एक अवसर में बदल दूं? बिल्कुल, एलिस्टर ने प्रोत्साहित किया। आन्या पीछे झुक गई, एक चालाक मुस्कान के साथ अपनी बाहों को पार कर गई। तो तुम कब मुक्त होगे ताकि हम वह स्पैरिंग मैच कर सकें? एलिस्टर ने चौंक कर पलकें झपकाईं। क्या? आन्या ने अपनी आंखें घुमाईं। ओह, चलो, क्या तुमने सच में सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास एक चतुर विचार था, मैं इस तथ्य को छोड़ दूंगा कि तुम स्पेड हो? उसने मासूमियत का दिखावा करते हुए एक भान उठाए। मैडम, क्या आप गंभीरता से यह कह रही हैं कि आप, एक अनुभवी गिल्ड लीडर को एक समनकर्ता ने मुक्का मुक्की में हरा दिया? और वह भी ऐसे व्यक्ति से जो मुश्किल से आधे साल से ही गिल्ड का सदस्य है। ये कितना विश्वसनीय लगता है। अध्याय 252, सत्य की परीक्षा। आन्या ने बिना किसी परेशानी के मुस्कुराकर कहा, तुम जो चाहो कह सकते हो, लेकिन ये आंखें मुझे धोखा नहीं देती, एलिस्टर। तुम्हारा शरीर बहुत मजबूत है और तुम्हारे पास एक शक्तिशाली आभा है, तुम आसानी से मुक्का मारने में मेरे बराबर हो सकते हो। वह झुकी, उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। देखो, मैं ये तुम्हारे तरीके से करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इसे स्वीकार करो। एलिस्टर ने उसे देखा, उसके चेहरे पर शांत भाव उसके विचारों को छिपा रहा था। क्या तुम वाकई इतनी निश्चित हो, है ना? जितना तुम जानती हो उससे कहीं ज्यादा, आन्या ने जवाब दिया, उसकी आंखें स्थिर थीं। तो चलो ये स्पष्ट कर देते हैं, तुम मुझे अभी और यही सच बताओ और बदले में मैं हमारे समझौते का पालन करूंगी। सौदा? एलिस्टर ने अपना सिर झुकाया, उसके प्रस्ताव पर विचार करते हुए। और अगर मैं नहीं बताऊं, तो मैं मान लूंगी कि तुम अपनी पहचान से कहीं ज्यादा कुछ छिपा रहे हो और मेरे पास जवाब खोजने के लिए वैकल्पिक कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, उसने सहजता से जवाब दिया। एलिस्टर के होंठ हल्के से मुस्कुराहट में बदल गए जब उसने जवाब दिया, मैं वही कहूंगा जो मैंने पहले कहा था, गिल्ड मास्टर। मैं स्पेड नहीं हूं। उसके जवाब का इंतजार किए बिना वह बालकनी से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला कदम उठाया, अचानक तीव्र उग्र लाल मन की लहर ने जगह को भर दिया। उनके आसपास की हवा शक्ति से कांप उठी और उस पर एक गर्म लाल चमक चमक उठी। आन्या की आवाज गूंजी, तो तुमने मेरा हाथ मजबूर कर दिया है। उसके मन की ताकत एलिस्टर को उसके रास्ते में रोकने के लिए पर्याप्त थी। उसकी रीढ़ में एक हल्की ठंडक दौड़ गई। वह ठीक समय पर वापस मुड़ा और देखा कि उसका आकार करीब आ रहा है। उसकी मुट्ठी पहले से ही पीछे खींची हुई है, हमला करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे मुक्का उसके करीब आता गया, समय धीमा होता गया। 1 इंच दूर, उसकी अभिव्यक्ति तीव्र सत्य की मांग करती हुई। एलिस्टर की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, न केवल उसके अचानक आक्रमण से बल्कि उसकी शक्ति की तीव्रता से भी। अगले ही पल खून की बूंदें फर्श पर बिखर गईं, लेकिन वे एलिस्टर की नहीं थीं। नहीं, अन्या का मुक्का अभी तक जमीन पर नहीं लगा था, लेकिन उसे अचानक से क्या रोक सकता था? और अगर खून एलिस्टर का नहीं था, तो वह किसका था? एलिस्टर की आवाज़ तनावपूर्ण चुप्पी को चीरती हुई आई। ड्रैवन, मार्गरेट, नीचे खड़े हो जाओ। वे वहां थे, एलिस्टर के 2 ड्रैगन जनरल, प्रत्येक पहले से ही अन्या के बगल में खड़े थे। उनके हथियार उसके पास खतरनाक तरीके से मंडरा रहे थे। ड्रैवन का ब्लेड आराम कर रहा था और रेज की धार उसकी गर्दन को छू रही थी। उसकी दूसरी तरफ मार्गरेट का लाल धार वाला भाला सीधे अन्या के जबड़े के नीचे दबा हुआ था। दोनों ड्रैगन जनरलों ने पीछे नहीं हटे, उनकी आंखें पूरी तरह से अन्या पर टिकी हुई थीं। एलिस्टर के आदेश पर ड्रैवन और मार्गरेट दोनों ने अपने हथियार नीचे कर दिए। पीछे हटते हुए दोनों ने कहा, समझ गए। आन्या ने एक सूखी हंसी निकाली और उन्हें एक मनोरंजक नज़र से देखा। तुम्हारे संबंध बहुत ही उग्र हैं, है न? कोई बात नहीं, अंत में सबसे शक्तिशाली वही होते हैं जो आखिरी हंसी हंसते हैं। क्या ये सही नहीं है, मिस्टर स्पेड? उसने शांति से कहा। एलिस्टर चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग दौड़ रहा था।
उसका मुक्का जमीन पर नहीं लगा था, इसलिए नहीं कि उसने पीछे हटकर हमला किया था, बल्कि इसलिए कि उसने सहज रूप से उसे पकड़ लिया था। उसका हाथ अपने आप हिल गया था, जिससे बर्सिकर्स की गिल्डमास्टर आन्या का वार रुक गया था। ऐसा करतब एक समनकर्ता की सामान्य क्षमताओं से कहीं परे था, खासकर आन्या जैसी ताकतवर किसी के खिलाफ। बहुत कम लोग थे जो उसके एक भूसे को रोक सकते थे, और उन्हें एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता था। उनमें से कोई भी इस शहर में नहीं था, बेशक यूतो और स्पेड को छोड़कर, और एलिस्टर जानता था कि वह ये तथ्य जानती थी। आन्या की आंखें अचानक संतुष्टि से चमक उठी जब उसने उसे देखा। उसका भाव शांत था, लेकिन उसकी आंखों में भाव तीव्र था। वह अचानक जोर से दिल खोलकर हंसी। ओह, तुम्हें अभी अपना चेहरा देखना चाहिए। तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे तुम किसी को मारना चाहते हो। ये हास्यास्पद है। उसकी हंसी उनके बीच की जगह में गूंज उठी, आत्मविश्वास और मनोरंजन से भरी हुई, जैसे कि उसने उस सरल क्रिया से उसे सफलतापूर्वक घेर लिया हो। एलिस्टर रुक गया, उसकी नज़र आन्या पर टिकी हुई थी जबकि वह हंसती रही। एक पल के बाद उसने एक आह भरी और अपना सिर हिलाया। क्या ये बताने में कोई आपत्ति है कि इतना मज़ेदार क्या है? आन्या की हंसी नर्म हो गई जब उसने उसकी आंखों में देखा, अभी भी स्पष्ट रूप से मनोरंजन कर रही थी। क्योंकि मैंने आखिरकार उस आदमी का पर्दाफाश कर दिया जिसने मुझे इस पूरे समय में अनुमान लगाने के लिए मजबूर किया, वह जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे संदेह था, लेकिन आपने मुझे खुद पर संदेह करने के लिए मजबूर कर दिया, जितना मैं स्वीकार करना चाहता हूं। एलिस्टर ने अपना सिर झुकाया और उसकी बातों को ध्यान से सुना। समझ गया। उसका लहजा शांत था, फिर भी उसकी आंखों की चमक और भी तेज हो गई, क्योंकि वह उसकी नज़रों से सीधे मिला। तो तुम अपना रीमैच कब चाहते हो? जैसे ही उसने ये कहा, एक शांत लेकिन शक्तिशाली आभा उससे निकलने लगी। उसका मन बाहर की ओर भड़क उठा, आक्रामक रूप से नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपस्थिति के साथ, एक नियंत्रित तूफान की तरह, जो उसके चारों ओर लिपटा हुआ था, शांत लेकिन तीव्र। हालांकि यह पहले की तरह जंगली या उग्र नहीं था, लेकिन इसका परिमाण कहीं अधिक था। अगर तुम सच में मुझे मरवाना चाहते हो, गिल्डमास्टर, उसने समान रूप से कहा, तो मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हें मौका मिलने से पहले ही इसे खत्म कर दिया जाए। आन्या चुप हो गई, उसे ध्यान से देख रही थी। फिर अप्रत्याशित रूप से उसकी अभिव्यक्ति एक गर्म मुस्कान में बदल गई, वास्तविक, उसकी पहले की तीव्रता के निशान के बिना। उसने बिना किसी स्पष्ट इरादे के दूरी कम करते हुए उसकी ओर एक धीमा कदम बढ़ाया। जब वह उसके पास पहुंची तो उसने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। शांत हो जाओ, एलिस्टर, ये सब सिर्फ एक मजाक था। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। एलिस्टर की नज़रें बदल गईं, वह उसके बगल में खड़ी थी और उसने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा। उसके शांत भाव और किसी भी तरह की दुश्मनी की अनुपस्थिति ने उसे थोड़ा चौंका दिया। तो ये सब क्या था? आन्या ने हंसते हुए अपनी बाहें मोड़ लीं। अगर मैं चाहती कि तुम कुछ बताओ तो मुझे कुछ दबाव की ज़रूरत थी। अगर मैंने अच्छे से पूछा होता तो क्या तुम कुछ भी कहते? एलिस्टर एक पल के लिए चुप रहा और फिर सांस छोड़ते हुए उसका मन शांत हो गया। तो अब तुम्हें पता है, तुम आगे कैसे बढ़ना चाहते हो? आन्या ने सोच समझकर अपना सिर झुकाया और एक आत्मविश्वासी लेकिन शांत भाव से उसकी नज़रों का सामना किया। ईमानदारी से कहूं तो ये तुम पर निर्भर करता है। किसी भी तरह से तुम्हारा रहस्य मेरे पास सुरक्षित है। एलिस्टर ने उसकी ओर देखा, उसके सहज रवैये से वाकई उलझन में था। क्या तुम मुझे बताना चाहोगी? अध्याय 253, चुनौती को स्वीकार करना। इससे तुम्हें क्या हासिल होने वाला है? क्या तुम नाराज नहीं हो कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी टीम को हरा दिया? तुमने कहा कि मेरी वजह से ही तुम्हारा गिल्ड वेस्टलैंड डिस्प्ले इवेंट हार गया। तो क्या तुम्हें कोई नाराजगी नहीं है? आन्या रुकी। बोलने से पहले उसके चेहरे पर एक भाव उभर आया। अगर मैं कहूं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो मैं झूठ बोलूंगी। पहले तो हाँ, मैं नाराज थी, लेकिन इस पूरी बात ने मुझे एक ऐसी बात याद दिला दी जो कोई मुझे बताया करता था। उसने एक तरफ देखा, उसका हाव भाव नरम पड़ गया, जैसे कि वह कोई दूर की याद कर रही हो। हिम्मत रखो बच्चे, हर असफलता वापसी के लिए एक तैयारी होती है, इसलिए खुश रहो कि तुम हार गए, क्योंकि अब यह निश्चित है तुम और मजबूत हो जाओगे। उसके शब्द कुछ देर तक हवा में लटके रहे, फिर उसने आगे कहा, उसके लहजे में हास्य का स्पर्श महसूस किया जा सकता था। इसके अलावा, आन्या ने कहा, अपनी बाहों को क्रॉस करके और थोड़ा पीछे झुकते हुए, अगर हम पूरी ताकत से प्रयास करते तो भी बर्सिकर्स प्रथम स्थान नहीं जीत पाते। व्हाइट कॉमेट गिल्ड के अंक पिछले समय में हमारे द्वारा प्राप्त किए गए उच्चतम अंकों से लगभग तिगुने थे। उसने कंधे उचकाए, उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान देखी जा सकती थी। तो मेरी टीम के अपने चरम पर होने के बावजूद हमारे पास कोई मौका नहीं था। एलिस्टर की अभिव्यक्ति शांत रही, लेकिन उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी निगाहों में जिज्ञासा देखी जा सकती थी, क्योंकि उसने फिर पूछा, तो तुम्हारे गिल्ड की प्रतिष्ठा के बारे में क्या? क्या उस हार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा?
उसकी बात पूरी होने से पहले ही आन्या अचानक जोर से हंस पड़ी, उसका सिर पीछे की ओर झुका हुआ था। उसने एक तिरस्कारपूर्ण हाथ हिलाया, उसकी चिंताओं को दूर किया। क्या आपको लगता है कि एक हार बर्सिकस को धीमा करने के लिए पर्याप्त होगी? जब वह बोल रही थी तो वह आगे झुकी हुई थी, उसका आसन आत्मविश्वास से भरा हुआ था, प्रत्येक शब्द के साथ अपनी बात पर जोर दे रही थी। उसने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। हमारी प्रतिष्ठा पर एक तमाचा। कृपया, हम शहर में सबसे मजबूत गिल्ड हैं, नंबर 1। जरूर, हम अपनी अधिकांश लड़ाइयों में जीत का दावा करते हैं, लेकिन एक में असफल होने का मतलब यह नहीं है कि ये दुनिया का अंत है। और अगर आप मेरी टीम के गौरव के बारे में पूछने वाले हैं तो भूल जाए, उन्होंने इसे बहुत पहले ही छोड़ दिया था। मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जो इसके बारे में जिद्दी था। वह हंसी, हाथ हिलाते हुए। वे सब ने कहा, समुद्र में हमेशा एक बड़ी मछली होती है। और वे सही थे। अगर कुछ भी हो तो वे हार के बाद से कड़ी ट्रेनिंग करने के लिए उत्साहित हैं। वे आपसे नाराज नहीं हैं, वे वास्तव में वेकअप कॉल के लिए आभारी हैं। एलिस्टर ने भौहें उठाईं, उसके दृष्टिकोण से चकित। वह उस घमंडी, प्रतिशोधी प्रतिद्वंद्वी जैसी बिल्कुल नहीं थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। इसके बजाय उसने एक आश्चर्यजनक लचीलापन दिखाया जो चुनौतियों को विकास के लिए ईंधन के रूप में देखता था। एलिस्टर की निगाहें जिज्ञासा और संदेह के स्पर्श के साथ आन्या पर टिकी रहीं। तो तुम यहाँ से आगे कैसे बढ़ने की योजना बना रही हो? अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहती तो तुम्हें ये पुष्टि करने की जरूरत महसूस नहीं होती कि मैं स्पेड हूं या नहीं। तो तुम वास्तव में क्या चाहती हो? आन्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी जब वह झुकी, उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। मुक्केबाजी के मुकाबले। एलिस्टर ने अपनी भौं उठाए, उसके सामान्य शांत भाव को तोड़ते हुए आश्चर्य का एक स्पर्श। स्पैरिंग मैच। आन्या की मुस्कुराहट गहरी हो गई, उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। तुमने मेरी बात सुनी। स्पैरिंग मैच। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मेरे साथ पैर से पैर मिला सकते हैं। डमी और सामान्य गिल्ड सदस्यों से लड़ना जल्दी उबाऊ हो जाता है। एलिस्टर ने अपनी बाहें क्रॉस की, उसे ध्यान से देखा। और तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ स्पैरिंग करने के लिए मजबूर करना किसी तरह से तुम्हें फायदा पहुंचाएगा? उसने एक सहज कंधे उचकाए, उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। बिल्कुल, हम तब तक स्पैरिंग करेंगे जब तक मैं लगभग 100% जीत नहीं जाती, और फिर मैं तुम्हें जाने देने पर विचार करूंगी, मिस्टर स्पेड। एलिस्टर ने हल्की सी हंसी निकाली। तो मैं तुम्हारी व्यक्तिगत प्रशिक्षण डमी बनूंगी? आन्या ने बिना किसी परेशानी के मुस्कुराया। अगर तुम इसे ऐसे ही देखना चाहते हो, लेकिन मेरा विश्वास करो, ये तुम्हारे लिए भी उतनी ही चुनौती होगी जितनी मेरे लिए। या तुम कभी कभार हार जाने से बहुत डरते हो? एलिस्टर की निगाहें तीखी हो गईं, उसकी प्रतिस्पर्धी भावना जगमगा उठी। डर, शायद ही, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं सिर्फ इसलिए पीछे हट जाऊंगा क्योंकि तुम गिल्ड मास्टर हो। आन्या की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई, जो स्पष्ट रूप से संतुष्ट थी। अच्छा, मैं इससे कम की उम्मीद नहीं करूंगी। एलिस्टर ने एक कदम पीछे हटते हुए, अपना व्यवहार बदलते हुए, अधिक औपचारिक होते हुए कहा। मुझे लगता है कि हम यहाँ समाप्त हो गए हैं। आन्या ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में निराशा का एक स्पर्श दिखाई दिया। हम समाप्त हो गए हैं? तो मैं खुद को माफ कर दूंगा, एलिस्टर ने जवाब दिया। ड्रैगन, मार्गरेट, वापस आओ। हाँ, मेरे स्वामी, दोनों ड्रैगन जनरलों ने काले दरारों में गायब होने से पहले जवाब दिया। शांत कदमों से एलिस्टर मुड़ा और वापस इमारत में चला गया, उसके पीछे एक हल्की क्लिक के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। जैसे ही आवाज़ सन्नाटे में गूंजी, आन्या ने अचानक खुद को अपने नितंबों पर गिरते हुए पाया, उसके गाल शर्मिंदगी और कुछ और के स्पर्श से लाल हो गए। वह खाली ज़मीन पर देखती रही, उसका दिमाग दौड़ रहा था। मैं आखिर कर क्या रही हूँ? उसकी चुनौती का भार बना रहा, जिससे वह अभी अभी हुई हर चीज़ पर सवाल उठा रही थी। जैसे ही एलिस्टर यूनियन ग्रैंड हॉल के घुमावदार हॉल से वापस लौटा, उसका सामना व्हाइट कॉमेट्स के शांत आक्रमण दल के नेता रेन से हुआ। रेन वहीं खड़ा था, उसका शांत व्यवहार उसकी आवाज़ में तत्परता को छिपा रहा था। एलिस्टर, रेन ने अपनी उंगलियों को तेजी से हिलाते हुए अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। एलिस्टर ने एक भौं उठाए। खोज क्यों? रेन की अभिव्यक्ति शांत रही, जैसे कि वह एलिस्टर को भव्य हॉल में ले जाने की कोशिश कर रहा हो। भव्य बैठक शुरू होने वाली है, और चूंकि आप हमारी टीम के MVP थे, इसलिए रणनीति वार्ता समाप्त होने के बाद आप भाषण देंगे। एलिस्टर ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं, अपनी बाहों को पार करते हुए उसके स्वर में मनोरंजन का एक स्पर्श दिखाई दिया। मुझे इसका एहसास नहीं था। रेन ने सिर हिलाया। MVP के लिए सभी को संबोधित करना प्रथागत है। मैं हमेशा से ऐसा अवसर चाहता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करने वाला हमारे गिल्ड का पहला व्यक्ति नहीं बनूंगा। उसने खुद को दीवार से धकेला और सीधा हो गया, जिससे उसके चारों ओर एक शांत, आत्मविश्वास भरा वातावरण बन गया। आपको हमें गौरवान्वित करना चाहिए, एलिस्टर।
एलिस्टर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और उसने अपना आसन सीधा किया, उस पल के भार को अपने ऊपर महसूस किया। मैं करूंगा, उसने उत्तर दिया, उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक चमक रही थी। वह चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था, सम्मान के साथ व्हाइट कॉमेट का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार था। अध्याय 254 ग्रैंड स्ट्रेटेजी मीटिंग। ग्रैंड हॉल में वापस एलिस्टर लेडी एको के सामने खड़ा था, एक टेबल के पास जहां व्हाइट कॉमेट के शेष सदस्य कार्यक्रम के लिए एकत्र हुए थे। सभी यूनियन शाखा निदेशक द्वारा स्ट्रेटेजी मीटिंग शुरू करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने अपने चश्मे को ठीक किया और संदेह से एलिस्टर को देखा और पूछा, तुम कहाँ थे और तुम क्या कर रहे थे? एलिस्टर एक पल के लिए रुका और अपनी आंखें लेडी एको से मिला लीं। उसने आह भरते हुए कहा, मैं बर्सिकर्स गिल्ड मास्टर के साथ बातचीत कर रहा था। उसके शब्दों ने लेडी एको को अपनी नज़र थोड़ी संकीर्ण करने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें कुछ तीव्र हो गईं और उसने पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे थे? एलिस्टर ने कुछ देर प्रतीक्षा की और फिर थोड़ा गंभीर स्वर में बोला, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं इसे अपने तक ही सीमित रखना पसंद करूंगा। लेडी एको को उसके स्वर से थोड़ा अपमानित महसूस हुआ और वह कुछ कहना चाहती थी, तभी यूतो ने उसे पुकारा। बस एको, शाखा निदेशक पहले से ही मंच पर चढ़ रहे हैं। विशाल भव्य हॉल के केंद्र की ओर अपनी निगाह घुमाते हुए उसने एक ऊंचा मंच देखा जो शायद जमीन से 3 से 4 फीट ऊपर था। जैसे ही शाखा निदेशक चढ़े, भव्य हॉल की सभी अन्य लाइटें मंद हो गईं और शाखा निदेशक के मंच पर चढ़ने के समय केवल कुछ सफ़ेद लाइटें उनकी ओर लगी हुई थीं। जैसे ही एथेल पोडियम के पास पहुंचे, उनकी उपस्थिति ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने एक ऐसा सूट पहना हुआ था जो उनके मांसपेशियों वाले शरीर के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। उन्होंने अपनी टाई ठीक की और अपना गला साफ किया। कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। एथेल ने होलो स्क्रीन को सक्रिय किया और मेगासिटी आई का एक नक्शा दिखाई दिया, जिसमें बाहरी और आंतरिक रिंगों को जीवंत रंगों से हाईलाइट किया गया था। देवियों और सज्जनों, आज यहां आने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, हमारे शहर को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना और आगामी वर्ष के लिए एक मार्ग निर्धारित करना। उन्होंने मानचित्र की ओर इशारा किया और बाहरी रिंगों में विशिष्ट क्षेत्र लाल रंग में चमक उठे, जो अपराध और राक्षसों के देखे जाने में हाल ही में हुई वृद्धि को दर्शाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाहरी रिंग में आपराधिक गतिविधियों और निम्न श्रेणी के राक्षसों के देखे जाने में खतरनाक वृद्धि हो रही है। यह अस्वीकार्य है और उन नागरिकों के लिए एक सीधा खतरा है जिनकी रक्षा करने की हमने शपथ ली है। उन्होंने अपने शब्दों की गंभीरता को समझते हुए विराम लिया। आइए पिछले वर्ष के दौरान गिल्ड के प्रदर्शन की समीक्षा करें। उन्होंने ग्राफ की एक श्रृंखला प्रदर्शित करने वाले एक अन्य प्रक्षेपण पर जाकर बात जारी रखी। अपने उन्नत तकनीकी नवाचारों के लिए प्रसिद्ध व्हाइट कॉमेट गिल्ड सेक्टर आई में सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए रखने में विफल रहा है। हाल ही में हुई घटना जिसमें कई ड्रोन अपहरण किए गए ने न केवल मूल्यवान संसाधनों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि लोगों के बीच चिंता भी पैदा की है। हम तकनीकी कमजोरियों को अपनी सुरक्षा से समझौता करने की अनुमति नहीं दे सकते। सेक्टर इव में अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर रेड फीनिक्स गिल्ड ने सामुदायिक सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज किया है। हाल ही में हुए इस उत्सव में दुर्लभ कलाकृतियों के लिए अनियमित काला बाजार से उपजे दंगों ने धूमिल कर दिया था। अराजकता के कारण नागरिक घायल हुए और हमारी सांस्कृतिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। यह उनके द्वारा बताए गए मूल्यों को बनाए रखने में उनकी विफलता है। उन्होंने कुछ देर रुककर फिर बोलना जारी रखा। अगला, हमें सेक्टर 2 में ब्लू सील्स गिल्ड को संबोधित करना चाहिए। समुद्री तस्करी को नियंत्रित करने में उनकी विफलता ने हमारे व्यापार नेटवर्क को सीधे प्रभावित किया है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आयात लागत में हाल ही में हुई वृद्धि ने हमारे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की है और शहर भर के परिवारों की आजीविका को प्रभावित किया है। समुद्री गतिविधियों की निगरानी में गिल्ड की लापरवाही का असर उनके क्षेत्र से कहीं आगे तक है। एथेल का स्वर और भी गंभीर हो गया। और अंत में सेक्टर वी में रीपर्स गिल्ड को भी अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। खुफिया अभियानों में उनकी भागीदारी ने लापता व्यक्तियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए आवश्यक निगरानी प्रदान नहीं की है, विशेषकर ऐसे मामले जहां पीड़ितों का खून और मैना बह गया हो। मुख्य रूप से बाहरी रिंग में होने वाली इन घटनाओं ने भय का माहौल पैदा कर दिया है। जबकि मैं इन जांचों की जटिलता को पहचानता हूं, प्रगति की कमी परेशान करने वाली है। कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि एथेल के शब्द हवा में लटके हुए लग रहे थे। हम इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे गिल्ड की प्रतिष्ठा दांव पर है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा और भलाई हमारे सामूहिक कार्यों पर निर्भर करती है। उन्होंने होलोग्राफ की एक श्रृंखला की ओर इशारा किया जिसमें खून से लथपथ पीड़ितों के विशिष्ट मामलों का विवरण दिया गया था। ये व्यक्ति बिना किसी घाव के पाए गए थे, फिर भी उनमें से खून और मैना पूरी तरह से गायब थे। यह उन खतरों की प्रकृति के बारे में सवाल उठाता है जिनका हम सामना कर रहे हैं। हमें जवाबदेही की मांग करनी चाहिए और अपने गिल्ड से अपनी जांच में तेजी लाने का आग्रह करना चाहिए। जान जोखिम में है।
सदस्य बेचैनी से हिलने लगे, कुछ नोट ले रहे थे जबकि अन्य आपस में फुसफुसा रहे थे। एथेल ने फिर खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को दर्शाते हुए ग्राफ की एक श्रृंखला पेश की, जिसमें तेजी से ऊपर की ओर रुझान दिखाया गया। इन विफलताओं का आर्थिक प्रभाव गहरा है। हमारे नागरिक बढ़ी हुई कीमतों से पीड़ित हैं, जिससे असंतोष और अशांति फैल रही है। यदि हम अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित नहीं करते हैं, तो हम अपने शहर को और अस्थिर करने का जोखिम उठाते हैं। हमें सभी क्षेत्रों से समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। हम संग सख्त नियम और निगरानी लागू करेंगे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां गिल्ड ने कमियां प्रदर्शित की हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों की प्रतिक्रियाओं का आकलन करते हुए कमरे के चारों ओर देखा। मैं प्रत्येक गिल्ड से अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने और अपने प्रतिक्रिया समय में सुधार करने का आग्रह करता हूं। मुझे इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए आपके द्वारा लागू किए जाने वाले उपायों पर विस्तृत रिपोर्ट देखने की उम्मीद है। हमें बाहरी खतरों के खिलाफ अपनी सुरक्षा को मजबूत करने और अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। शांत लेकिन दृढ़ स्वर में एथेल ने फिर कहा, हम दोष को दूसरे पर थोपना या जिम्मेदारी से बचना जारी नहीं रख सकते। कार्रवाई का समय अब है। प्रत्येक गिल्ड को खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक साथ आना चाहिए। यह जरूरी है कि हम अपराध और अराजकता की बढ़ती लहर का मुकाबला करने के लिए अपनी अनूठी शक्तियों का लाभ उठाते हुए सहयोग करें जो हमारे शहर को खतरे में डालती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, मुझे विश्वास है कि हम सभी इस मिशन के महत्व पर सहमत हो सकते हैं। आइए हम न केवल अपने हितों की रक्षा करें बल्कि हम जिन लोगों की सेवा करते हैं उनके प्रति अपने कर्तव्य का भी सम्मान करें। मैं आप सभी से इन चिंताओं को गंभीरता से लेने और कार्रवाई योग्य योजनाओं के साथ वापस आने की उम्मीद करता हूं। हम अपनी प्रगति का आकलन करने के लिए 1 महीने में फिर से मिलेंगे। साथ मिलकर हम मेगासिटी आई के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। अध्याय 255 ग्रैंड स्ट्रैटेजी मीटिंग भाग 2। निदेशक एथेल ने एक आह भरकर थोड़ा आराम किया, फिर उन्होंने हॉल के पीछे खड़े पत्रकारों के एक समूह की ओर अपनी नज़र घुमाई। उन्होंने यूनियन ब्रांच डायरेक्टर से सवाल पूछने के लिए उत्सुक होकर अपने हाथ ऊपर उठाने का अवसर लिया। एथेल ने अपनी टाई ठीक की, ये संकेत देते हुए सिर हिलाया कि वह प्रेस को संबोधित करने के लिए तैयार है। सिटी क्रॉनिकल की एक युवा पत्रकार को सबसे पहले स्वीकार किया गया। वह खड़ी हो गई, उसका होलो रिकॉर्डर उसके कंधे पर मडरा रहा था, जो हर शब्द को रिकॉर्ड कर रहा था। निदेशक एथेल, बाहरी रिंगों में अपराध और राक्षसों के दिखने में वृद्धि को देखते हुए कई नागरिक अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। आपने बताया कि कुछ गिल्ड कहाँ विफल रहे हैं, लेकिन क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि इन मुद्दों को सीधे संबोधित करने के लिए यूनियन ऑफिस क्या नए उपाय लागू करने का इरादा रखता है? एथेल ने थोड़ा सिर हिलाया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, और समय पर। यूनियन ऑफिस ने पहले ही हमारी केंद्रीय प्रतिक्रिया इकाइयों को मजबूत करने के बारे में चर्चा शुरू कर दी है। जबकि हम अपने क्षेत्रों के भीतर प्रत्येक गिल्ड की स्वायत्ता का सम्मान करते हैं, हम इस शहर की परस्पर जुड़ी प्रकृति को अनदेखा नहीं कर सकते। हमारा लक्ष्य एक एकीकृत चेतावनी प्रणाली स्थापित करना है, जो सभी गिल्ड के लिए सुलभ हो, जो उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में आपात स्थिति उत्पन्न होने पर तेजी से समन्वय करने में सक्षम होगी। इसके अतिरिक्त, हम बाहरी रिंग क्षेत्रों में निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए शहर के बुनियादी ढांचे के विशेषज्ञों के साथ काम कर रहे हैं, जो, हमारा मानना है, एक निवारक और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली दोनों के रूप में कार्य करेगा। कुछ पत्रकारों के बीच स्वीकृति की बड़बड़ाहट उठी। एथेल ने एक अन्य रिपोर्टर की ओर सिर हिलाया, जो एक लंबा आदमी था और गंभीर भाव वाला था, जो द मेगा डेली का प्रतिनिधित्व करता था। रिपोर्टर का लहजा तीखा था। डायरेक्टर, आपने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में बात की, जिसने बाहरी रिंग के निम्न आय वाले निवासियों को असंगत रूप से प्रभावित किया है। जबकि यह स्पष्ट है कि ब्लू सील्स गिल्ड की निगरानी ने व्यापार को प्रभावित किया है, क्या यूनियन ऑफिस के पास तत्काल अवधि में इन बढ़ती लागतों को कम करने के लिए कोई विशेष योजना है? एथेल ने रुककर सोचा, उसकी निगाहें विचारमग्न थीं। हम शहर के निम्न आय वाले निवासियों पर वित्तीय तनाव के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। अल्पावधि में, हम आवश्यक वस्तुओं पर कर नीतियों को समायोजित करने के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं और गिल्ड नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिससे बाजार की कीमतों में कमी आ सके। हम आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करने और वितरण लागत को कम करने के लिए झांग परिवार जैसे रसद नेताओं के साथ भी काम कर रहे हैं। इससे न केवल कीमतें स्थिर होंगी बल्कि महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच में भी सुधार होगा। एथेल ने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई, मेट्रो वर्ल्ड न्यूज़ के एक प्रतिनिधि की ओर इशारा करने से पहले पत्रकारों की प्रतिक्रियाओं को देखा, जो एक प्रभावशाली मीडिया आउटलेट है जो अक्सर यूनियन ऑफिस की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। प्रतिनिधि आगे झुकी, उसकी आवाज़ स्थिर थी। निदेशक एथेल, हाल ही में कई घटनाएं हुई हैं जिसमें पीड़ितों का खून और मन दोनों बह गए हैं, जैसा कि आपने अपने संबोधन में उल्लेख किया है। नागरिक इन असामान्य मामलों के बारे में चिंतित हैं, विशेष रूप से ठोस सुरागों की कमी को देखते हुए। क्या यूनियन ऑफिस के पास इस बारे में कोई सिद्धांत या परिकल्पना है कि इन हमलों के पीछे कौन या क्या हो सकता है?
और बिना किसी स्पष्ट उत्तर के आप जनता को कैसे आश्वस्त कर सकते हैं कि इन मामलों की गहन जांच की जा रही है? एथेल का चेहरा और अधिक गंभीर हो गया और कमरे में शांति छा गई उसके जवाब की प्रतीक्षा में। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि ये मामले परेशान करने वाले हैं। हमलों की प्रकृति ऐसी है जिसका हमने पहले कभी सामना नहीं किया है, और हम एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से निपट रहे हैं जिसके तरीके जितने क्रूर हैं उतने ही परिष्कृत भी हैं। जबकि मैं सभी परिचालन विवरणों का खुलासा नहीं कर सकता, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारे सबसे अच्छे दिमाग काम पर हैं। रीपर्स गिल्ड और व्हाइट कॉमेट गिल्ड की टीमें किसी भी असामान्य गतिविधि को ट्रैक करने के लिए एक खुफिया टास्क फोर्स में सहयोग कर रही हैं, जबकि सुराग के लिए पीड़ितों के शरीर विज्ञान का विश्लेषण करने के लिए उन्नत नैदानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सार्वजनिक तनाव को और कम करने के लिए हम अपने बोर्ड के सदस्यों में से एक को दिव्य दृष्टि से संबंधित शक्तियों के साथ तैनात करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम इस पर नियंत्रण पा सकें। एच की नज़रें रिपोर्टर की नज़रों से मिलते ही तीव्र हो गईं। जनता से हमारा वादा यह है, हर मामले को पूरे संसाधनों के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और हम इन हमलों के स्रोत का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज हमारे पास जवाब नहीं हो सकते, लेकिन हम लगातार प्रगति कर रहे हैं। एक और हाथ उठा, इस बार न्यू होराइजन्स का प्रतिनिधित्व करने वाले एक युवा रिपोर्टर से, एक प्रकाशन जो उभरते रुझानों और प्रौद्योगिकी को संबोधित करने के लिए जाना जाता है। उसने पूछा, उद्धरण चिन्ह, निदेशक एथेल, आपने पहले उल्लेख किया था कि संघ कार्यालय प्रतिक्रिया समय में सुधार के लिए सभी गिल्ड में एक एकीकृत अलर्ट सिस्टम लागू करने की योजना बना रहा है। क्या आप उस तकनीक के बारे में विस्तार से बता सकते हैं जो इस पहल का समर्थन करेगी? क्या ये कुछ ऐसा है जिससे नागरिक सीधे बातचीत कर सकते हैं? एथेल ने आगे की ओर देखने वाली रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने से प्रसन्न होकर सिर हिलाया। वास्तव में हम व्हाइट कॉमेट गिल्ड के तकनीकी प्रभाग के आइको तसुकुमो के साथ मिलकर एक केंद्रीकृत अलर्ट नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं जो वास्तविक समय के होलोग्राफिक प्रक्षेपणों का उपयोग करता है। ये नेटवर्क शहर के निवासियों को उनके आसपास किसी भी बड़े पैमाने पर खतरे या आपातकाल के दौरान तत्काल सूचना प्राप्त करने की अनुमति देगा। नागरिक व्यक्तिगत उपकरणों या सार्वजनिक क्षेत्रों में रखे गए सामुदायिक होलो स्क्रीन के माध्यम से इसके साथ बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने अपने पीछे होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक नए प्रक्षेपण की ओर इशारा किया, जिसमें शहर का नक्शा दिखाई दे रहा था, जिस पर पहुंच बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे चमकते संकेतक लगे हुए थे। प्रौद्योगिकी को मौजूदा उपकरणों में एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे निवासियों को अलर्ट को अनुकूलित करने का विकल्प मिलता है। सिस्टम निकटता आधारित सूचनाओं को प्राथमिकता देगा ताकि नागरिक अपने क्षेत्र से संबंधित निकासी, आपातकालीन सेवाओं या आश्रय स्थानों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन सही संसाधनों के साथ ये सार्वजनिक सुरक्षा को फिर से परिभाषित करेगी। निर्देशक के सक्रिय दृष्टिकोण से प्रभावित होकर प्रेस ने अनुमोदन में बड़बड़ाया। एक अंतिम प्रश्न एक अनुभवी पत्रकार की ओर से आया, जिसकी आवाज़ थोड़ी आज्ञाकारी लग रही थी। निदेशक एथेल, इन गहन सुरक्षा उपायों और गिल्डों पर बढ़ती अपेक्षाओं के साथ, क्या आपको लगता है कि संघ कार्यालय ने छोटे गिल्डों और स्वतंत्र संचालकों पर पड़ने वाले दबाव पर पर्याप्त रूप से विचार किया है? कुछ लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि उन्हें प्रमुख गिल्डों के पक्ष में अनदेखा किया जा रहा है। एथेल की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हुई, उसने अपनी चिंता की वैधता को स्वीकार किया। यह एक उत्कृष्ट बिंदु है। हमें वास्तव में एक संतुलन बनाना चाहिए। संघ कार्यालय छोटे गिल्डों और फ्रीलांसरों का समर्थन करने के लिए एक स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापित करने की प्रक्रिया में है, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जहां उनके पास संसाधनों की कमी हो सकती है। इस टास्क फोर्स के पास कुछ संघ संसाधनों तक पहुंच होगी, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि वे नई मांगों से अभिभूत न हों। उसने कमरे में चारों ओर नज़र घुमाई, उसकी नज़र गिल्ड नेताओं और उपस्थित प्रतिनिधियों पर टिकी। आखिरकार, हमारा लक्ष्य एक ऐसा शहर बनाना है जहां हर किसी के योगदान को महत्व दिया जाए और उसका लाभ उठाया जाए। बड़े गिल्ड निश्चित रूप से बहुत जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन छोटे गिल्ड और स्वतंत्र हमारे शहर के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम उनका समर्थन करना चाहते हैं, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहते। इसके साथ ही एथेल ने अंतिम सिर हिलाया, जिससे प्रश्नकाल समाप्त होने का संकेत मिला। रिपोर्टरों ने अपने नोट्स पर नजर डालते हुए नागरिकों को उनके शब्दों को बताने के लिए तैयार होकर आपस में बड़बड़ाहट की। सभी तार्किक चिंताओं को दूर करते हुए एथेल ने कहा, अब उनका स्वर हल्का हो गया। ये हाल ही में हुए वेस्टलैंड डिस्प्ले इवेंट में हमारे शीर्ष गिल्ड के अनुकरणीय प्रदर्शन और उपलब्धियों को मान्यता देने का समय है। निदेशक एथेल ने व्हाइट कॉमेट गिल्ड के प्रतिनिधियों की ओर सिर हिलाया, उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। उनकी नज़र विशेष रूप से मास्टर यूतो पर पड़ी, जिन्होंने अपने हाथों को मोड़ते हुए अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव रखा था। सबसे पहले, मुझे व्हाइट कॉमेट गिल्ड को बधाई देनी चाहिए, जिन्होंने सामरिक पैंतरेबाजी में उल्लेखनीय दक्षता दिखाई और इस इवेंट में प्रथम स्थान पर उभरे। पुरस्कार वितरण की घोषणा होने से पहले, क्या उक्त गिल्ड के एमवीपी एलिस्टर हेजनवर्थ कृपया आगे आएंगे? अध्याय 256, शक्ति का प्रदर्शन करना।
जैसे ही एलिस्टर हेज़नवर्थ अपनी सीट से उठे, ऊपर से एक स्पॉटलाइट ने अचानक उन्हें रोशन कर दिया, जिससे उनके ऊपर एक चमकदार केंद्रित प्रकाश पड़ गया। उन्होंने ध्यान को समायोजित करने के लिए एक पल लिया, उनके मुंह के कोने एक छोटी आत्मविश्वास भरी मुस्कान में ऊपर उठे। निर्देशक एथिल और दर्शकों को इशारा करते हुए उन्होंने कहा, एक खुशी। मेज के दूसरी ओर से एक हल्की हंसी सुनाई दे रही थी। हिरोशी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए, उनकी बाहें एक चंचल मुस्कुराहट के साथ पार हो गईं। वहां हकलाना मत, एलिस्टर। हम नहीं चाहते कि शहर को लगे कि व्हाइट कॉमेट गिल्ड का एमवीपी घबराया हुआ है, उन्होंने एलिस्टर को एक आंख मारते हुए चिढ़ाया। एलिस्टर ने जवाब में मुस्कराते हुए दोस्ताना अंदाज में चुटकी ली। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, कैडा आगे झुक गई, उसके लाल बाल प्रकाश को पकड़ रहे थे और वह अपने सामान्य चंचल व्यवहार के साथ उसे देखकर मुस्कुराए। वहां पैर तोड़ो, उसने उसे सलामी देते हुए पुकारा। हमेशा शांत और संयमित रहने वाले रेन ने अपना चश्मा ठीक किया, उसकी नज़र एलिस्टर की नज़र से मिली, जिसमें स्वीकृति और आत्मविश्वास की झलक थी। जाओ और हमें गौरवान्वित करो, उसने कहा, उसके लेंस की चमक स्पॉटलाइट को पकड़ रही थी। एलिस्टर की मुस्कान चौड़ी हो गई। बेशक मैं करूंगा, उसने जवाब दिया। उसने स्वीकृति में एक हल्का सा झुककर अपना ध्यान अपने पीछे घुमाया, जहां सिंडर एक शांत, चौकस भाव के साथ खड़ा था। आओ सिंडर, उसने कहा, उसे अपने साथ आने के लिए हाथ हिलाते हुए। उसने सिर हिलाया, उसकी नज़र गर्व के भाव से उसकी नज़र से मिली। हाँ मेरे प्रभु। साथ साथ वे मंच की ओर चले। एलिस्टर आगे चल रहे थे और स्पॉटलाइट उनके पीछे पीछे चल रही थी। जब वे व्हाइट कॉमेट गिल्ड की ओर से अपना सम्मान स्वीकार करने के लिए पोडियम के पास पहुंचे तो भीड़ की धीमी बड़बड़ाहट हॉल को भर रही थी। जब वह शांति से आगे बढ़ा तो एलिस्टर ने अचानक अपने सिर में टेरा की आवाज़ सुनी, जो बोल रही थी, लगता है सब ठीक चल रहा है मेरे स्वामी। जब तक आप इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे तब तक हमें प्रदर्शन पर रखने का अवसर जल्द ही आएगा। उसकी आवाज़ में इतना उत्साह था कि एलिस्टर उसे महसूस कर सकता था। शांत हो जाओ टेरा, मुझे नहीं पता था कि दिखावा करने से तुम्हें उत्साह मिलता है, एलिस्टर ने शांति से जवाब दिया। आमतौर पर नहीं, लेकिन ये जानना कि यहाँ के मनुष्य जल्द ही तुम्हारी महानता के परिमाण को समझ जाएंगे, ऐसी चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति को उत्साहित कर सकती है जिसने एक अधिपति के प्रति अपनी वफादारी का वचन दिया है। एलिस्टर ने मन ही मन हंसते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। चलो आगे बढ़ते रहें। जैसे ही एलिस्टर पोडियम के पास पहुंचा, भीड़ में एक बड़बड़ाहट फैल गई और रिपोर्टर आपस में फुसफुसाने लगे। उनकी नज़रें उसके पीछे चल रही महिला पर टिक गईं। क्या वह सिंडर है? उसका ड्रेक समन? ये निश्चित रूप से वह है, उसकी तस्वीरें ऑनलाइन ट्रेंड कर रही हैं। क्या वे साथ हैं? ये तो सदियों तक चलने वाली कहानी होगी। हमें तस्वीरें चाहिए, जल्दी से। एक पल में पूरे हॉल में कैमरे की फ्लैश चमकने लगी। एलिस्टर और सिंडर को पोडियम के पास आते हुए कैद कर लिया। रोशनी भीड़ में लहर की तरह टिमटिमा रही थी। सिंडर ने अपना शांत व्यवहार बनाए रखा, ध्यान को अनदेखा करते हुए उसने केवल एलिस्टर पर ध्यान केंद्रित किया। मंच के किनारे से लियांग ने एक धूर्त मुस्कान के साथ देखा। जल्द ही, उसने खुद से कहा, वे सभी कुछ आतिशबाजी देखेंगे। जैसे ही एलिस्टर पोडियम पर पहुंचा, दर्शक चुप हो गए। एक यूनियन अधिकारी एक छोटा चिकना माइक्रोफोन डिवाइस पकड़े हुए आगे बढ़ा। यहाँ, उसने विनम्र मुस्कान के साथ उसे बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने कॉलर पर क्लिप करें। यह सुनिश्चित करेगा कि हर कोई आपको स्पष्ट रूप से सुन सके। एलिस्टर ने सिर हिलाया, निर्देशानुसार डिवाइस को बांधा। उसका चेहरा शांत था क्योंकि वह धीरे धीरे पोडियम के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। इस बीच हॉल के किनारे की छाया में पहले से मौजूद सवर ने अपनी उंगली उसके कान पर दबाई, जिससे उसका संचार उपकरण सक्रिय हो गया। लक्ष्य मंच पर चढ़ गया है, उसने फुसफुसाया। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, नोटिस किया गया। खड़े रहो और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करो। इस बीच जब एलिस्टर पोडियम पर खड़ा था तो आन्या बर्सिकर्स की मेज पर लौट आए। उसकी उपस्थिति ने तुरंत ध्यान आकर्षित किया क्योंकि बाकी बर्सिकर्स अपनी सीटों से ऊपर देखने लगे। गंजे सिर वाले ब्रांच गिल्डमास्टर क्लॉस ने सबसे पहले बात की। उनका स्वर धीमा था। गिल्डमास्टर, वह चिंतित लग रहा था। तुम कहाँ गायब हो गए? मैं सोच रहा था कि क्या मुझे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। उसकी गहरी भूरी आंखें एक पल के लिए उसे देखती रहीं, मानो उसके अचानक चले जाने के पीछे का कारण समझने की कोशिश कर रही हों। आन्या, जो पहले हुई घटना को याद करके थोड़ी लाल हो गई थी, लेकिन अपनी सामान्य शांति बनाए रखते हुए उसे एक छोटी, बेफिक्र मुस्कान दी। मुझे कुछ संभालना था, उसने शांति से उत्तर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी आवाज़ स्थिर रहे, हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी चंचल नज़र थी। चिंता की कोई बात नहीं क्लॉस, यह महत्वपूर्ण था। क्लॉस की भौहें सिकुड़ गईं, हालांकि उसने अपना स्वर सम्मानजनक बनाए रखा। कुछ महत्वपूर्ण? गिल्डमास्टर, आप जानते हैं कि इस समय हम पर कितनी नज़रें हैं। आप यूनियन डायरेक्टर का भाषण सुनने से चूक गए, जिसका अर्थ है कि आपने उनके द्वारा किए जाने वाले सुधारों को नहीं सुना। इससे हमारे गिल्ड पर थोड़ा असर पड़ सकता है।
कैमरे मौजूद हैं, क्लॉस। मैं हमेशा किसी भी प्रेस सदस्य से फुटेज के लिए पूछ सकता हूं। इसके अलावा आधिकारिक दस्तावेज हमेशा गिल्ड को भेजे जाते हैं, इसलिए इस बारे में हंगामा करना बंद करें। ये पहली बार नहीं होगा जब किसी ने निर्देशक का भाषण मिस किया हो। ये दुनिया का अंत नहीं है। वह व्यावहारिक रूप से महसूस कर सकता था कि इन शब्दों के साथ उसकी ताकत खत्म हो रही थी। उसने बहस जारी रखने की इच्छा खो दी और बस एक आह भरी और कहा, आपकी बात सही है, मैडम। फिर आन्या ने शांति से जवाब दिया, अच्छा, मुझे खुशी है कि आप सहमत हैं। फिर उसने अपनी नज़र पोडियम पर घुमाई जहां एलिस्टर खड़ा था। उसकी नज़र उस पर टिकी हुई थी, जिससे किसी कारण से वह थोड़ी मुस्कुराए। जब एलिस्टर पोडियम पर खड़ा था तो उसने दर्शकों के चारों ओर एक शांत और आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ देखा। उसकी नज़र चेहरों के समुद्र पर घूम रही थी, जिनमें से कई लोग उसके शब्दों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। थोड़े विराम के साथ एलिस्टर ने स्पष्ट रूप से बात की। उसकी आवाज़ हॉल के हर कोने में सहजता से गूंज रही थी। देवियों और सज्जनों, उसने शुरू किया। उसका स्वर सहज और आधिकारिक था। मैं एलिस्टर हेजनवर्थ हूँ, उभरता हुआ सितारा और व्हाइट कॉमेट गिल्ड का MVP। आज आपके सामने खड़ा होना खुशी की बात है। भीड़ से कैमरों की फ्लैश की लहर उठी। फोटोग्राफर हर पल को कैद करने के लिए उत्सुक थे। एलिस्टर की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई क्योंकि उन्होंने ध्यान आकर्षित किया, इस पल की महत्ता को पूरी तरह से समझते हुए। उन्होंने उस तरफ इशारा किया जहां उनकी टीम के सदस्य बैठे थे। मैं अपने अद्भुत साथियों को धन्यवाद देने के लिए एक पल लेना चाहूंगा। जबकि मैंने कुछ पहलुओं में बेहतर प्रदर्शन किया हो सकता है, मेरे प्रत्येक साथी ने एक अद्भुत काम किया है और उनके प्रयास मेरे अपने प्रयासों से कम मूल्यवान नहीं हैं। मैं अपनी क्षमताओं के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना जारी रखूंगा। उद्धरण चिन्ह और व्हाइट कॉमेट गिल्ड को और भी बड़ी सफलता दिलाने का प्रयास करूंगा। हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और भविष्य में मेरे और मेरी टीम दोनों के लिए विकास के अनगिनत अवसर हैं। साथ मिलकर हम हर चुनौती का सामना करेंगे और अवसर पर खरे उतरेंगे। दर्शकों का सर्वेक्षण करते समय एक संक्षिप्त विराम के बाद उनकी मुस्कान शांत और आश्वस्त थी। आप सभी को आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। आज यहाँ खड़े होना सम्मान की बात है और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा। इसके साथ ही दर्शकों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। हॉल में उनकी आवाज़ गूंज उठी, उनके शब्दों और उनकी उपस्थिति के लिए प्रशंसा और सम्मान का मिश्रण। फोटोग्राफरों ने इस पल को कैद करते ही कैमरे की चमक बढ़ा दी। जब तालियां बजना बंद होने लगी तो एलिस्टर ने शांत भाव से अपना हाथ उठाया, कमरे को शांत होने का संकेत दिया। भीड़ की ओर देखने से पहले उन्होंने एक छोटा, सम्मानजनक झुकाव दिया। अपने शांत भाव के साथ, क्या कोई सवाल है? भव्य हॉल के बाहर द एनिहिलेटर ने छत पर अपनी स्थिति को समायोजित किया, अपनी स्नाइपर राइफल के क्रॉसहेयर को लगातार हिलाते हुए। स्कोप के माध्यम से उसने एलिस्टर को पोडियम पर खड़े देखा, जो दर्शकों को संबोधित करते समय उसकी नज़र में पूरी तरह से फ्रेम में था। उसकी नज़रें संकुचित हो गईं। जैसे ही उसने अपने संचारक को क्लिक किया, उसकी आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट की तरह थी। पुष्टि दृश्य, निशाना लगाना, चार्ज करना। जैसे ही उसने बात की, स्नाइपर के किनारों पर धीरे धीरे ऊर्जा की नीली पट्टियां चार्ज होने लगीं, क्योंकि यह एक बहुत शक्तिशाली शॉट के लिए शक्ति का निर्माण करने लगा। स्नाइपर राइफल अत्याधुनिक मॉडल XLR-7V थी। ये हथियार, जिसे लियांग ने विशेष रूप से इस कार्य के लिए प्रदान किया था, कोई साधारण बंदूक नहीं थी। इस हथियार से निकलने वाले शॉट न केवल अन्य स्नाइपर्स की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे, बल्कि इसमें भरी हुई एनिमेंटियम गोलियों के साथ साथ उसकी विस्फोटक प्रतिभा भी थी। ये सब सुनिश्चित करेगा कि चाहे कुछ भी हो, एलिस्टर इस शॉट से बच नहीं पाएगा। लियांग किसी भी संभावना की बात नहीं कर रहा था। एलिस्टर की उनकी रेड टीम के खिलाफ अकथनीय जीत के बाद लियांग ने उससे फिर से कम नहीं आंकने का फैसला किया था। इस बार वे विफलता की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए उपलब्ध सबसे घातक उपकरणों का उपयोग करके काम को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे। लियांग अपनी सीट से उठे, उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी और वे अपने पिताजी आनली और अपने दादा हानली की ओर मुड़े। बोलते समय उनकी आवाज़ शांत थी। पिताजी, दादाजी, मुझे लगता है कि अगर हम अभी चले जाएं तो बेहतर होगा। हम विस्फोट में नहीं फंसना चाहेंगे, उन्होंने कहा। उनका स्वर हल्का लेकिन गंभीर था। जियान और हान ने एक दूसरे को जानकार नज़रों से देखा। लियांग के शब्दों का वजन उनके अंदर समा गया। आगे स्पष्टीकरण की कोई ज़रूरत नहीं थी, इरादा स्पष्ट था। हान ने सिर हिलाया, उसकी आंखें सख्त हो गईं। बहुत अच्छा, उन्होंने जवाब दिया, अपनी कुर्सी को पीछे धकेला और धीरे से उठे। जियान ने लियांग के कंधे पर हाथ रखते हुए एक संक्षिप्त लेकिन दृढ़ स्वीकृति में कहा, तो हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। वे तीनों चले गए, उनके भाव शांत लेकिन तीव्र थे, ये जानते हुए कि उनके पास बस एक संक्षिप्त क्षण था, इससे पहले कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए। अध्याय 257, कोई सीमा नहीं। अन्या की निगाहें लियांग, उसके पिता और दादा पर टिकी थीं।
जब वे चुपचाप भव्य हॉल से बाहर निकल रहे थे, उनके हाव भाव शांत थे लेकिन एक निश्चित तीव्रता थी। क्लॉस ने उसकी व्याकुलता को देखते हुए झुककर फुसफुसाया, गिल्डमास्टर, कुछ गड़बड़ है। अपनी निगाहें बदले बिना उसने जवाब दिया, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि इस साल ये पार्टी थोड़ी अलग तरह से खत्म होने वाली है। उसकी नज़रें एलिस्टर पर फिर से चली गईं, जो पोडियम पर आत्मविश्वास से खड़ा था। तभी एक महिला रिपोर्टर ने बढ़ते तनाव को भांपते हुए सभी के मन में उठ रहे सवाल को पूछने का अवसर लिया। मिस्टर हेज़नवर्थ, यहाँ हर कोई यह जानने के लिए बेताब है सिंड के साथ आपका रिश्ता वास्तव में क्या है। जब वे उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे तो भीड़ में कुछ फुसफुसाहटें गूंज उठीं। एलिस्टर बेफिक्र दिखे, उन्होंने एक सहज मुस्कान के साथ उसकी नज़रों का सामना किया। सिंड, मेरा आह्वान है, उन्होंने सरलता से कहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रेस ने जब उनके उत्तर को पचाया तो कमरे में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग स्पष्ट रूप से इस बात से असंतुष्ट थे कि यह कितना सरल था। एक और रिपोर्टर ने तुरंत बीच में आकर कहा, तो फिर क्या आपके सभी समन ड्रैगन हैं? एलिस्टर ने सिर हिलाया, हाँ। क्या आप कभी समन प्रयास में विफल हुए हैं? एलिस्टर का उत्तर संक्षिप्त था, फिर भी निर्विवाद रूप से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। नहीं। उनके शब्दों ने रिपोर्टरों और घटना को लाइव देखने वालों को चौंका दिया। लगभग कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वे क्या सुन रहे थे। असंभव, कोई भी समन विफल नहीं हुआ। कोई व्यक्ति इस तरह का रिकॉर्ड कैसे हासिल कर सकता है? क्या वह स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली है, या यह उसकी प्रतिभा रैंक के कारण है? मुझे लगा कि सभी समनर्स कम से कम एक बार इसे सही करने के लिए संघर्ष करते हैं। वह या तो अविश्वसनीय रूप से कुशल है या कुछ और ही है। लेकिन जैसे ही प्रश्न समाप्त होने लगे, हॉल के पीछे एक अजीब महिला अचानक खड़ी हो गई। उसकी निगाहें तीखी और तीव्र थीं। वह इतने आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही थी कि जैसे ही वह आगे बढ़ी, अन्य पत्रकार चुप हो गए। उसकी आवाज़ भीड़ में गूंज रही थी, हर शब्द चुनौती की तरह लग रहा था। मिस्टर हेज़नवर्थ, हालांकि इस कार्यक्रम में आपका प्रदर्शन प्रभावशाली था, लेकिन यहाँ हम में से कोई भी आपकी सम्मन क्षमताओं की वास्तविक सीमा नहीं जानता। हमें बताइए, एक सम्मनकर्ता के पास आमतौर पर सम्मन की संख्या की एक सीमा होती है। क्या आपको लगता है कि आपकी सीमा 10 की उच्चतम दर्ज सीमा से कम 10 गुना होगी? या शायद क्या आपको लगता है कि आप और अधिक सम्मन कर सकते हैं? भीड़ का ध्यान एलिस्टर पर गया, ये देखने के लिए कि वह उसके सवाल का क्या जवाब देगा। एलिस्टर ने सवाल को एक पल के लिए हवा में लटका रहने दिया। फिर एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई सीमा है। हाँ 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 हाँ। आन्या ने अचानक जोर से हंसी निकाली, जिससे उसके सभी गिल्ड सदस्य उसकी ओर देखने लगे। क्या मजाक है, गिल्ड मास्टर? उनमें से एक ने पूछा। क्लॉस, जो उसके सबसे करीब था, ने आह भरते हुए पूछा, शायद तुम्हें भी वह जो कह रहा है वह हास्यास्पद लगता है। लेकिन आन्या के जवाब ने उसे चौंका दिया। नहीं, मुझे उस पर विश्वास है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। बच्चे रुको, क्या? क्लॉस को लगा कि आन्या उससे सहमत है। तुम उस पर क्यों विश्वास करती हो? आन्या ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ अपनी सीट पर झुकते हुए कहा, इसे सहज ज्ञान कहो। सहज ज्ञान? सच में? उसके शब्दों ने कमरे में सदमे की लहर पैदा कर दी। रिपोर्टर और मेहमान अविश्वास में बड़बड़ाने लगे, उसके कथन के वजन को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अविश्वसनीय? क्या ये संभव भी हो सकता है? कोई सीमा नहीं? क्या वह वास्तव में इतना शक्तिशाली है? वह इतनी निश्चितता के साथ ऐसा कैसे कह सकता है? अजीबोगरीब महिला बड़बड़ाहट से बेपरवाह आगे बढ़ी, उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। और आपको ऐसा क्यों लगता है, मिस्टर हेज़नवर्थ? एलिस्टर ने रुककर जवाब देने से पहले उत्सुकता को बढ़ने दिया। मेरे पास वर्तमान में मौजूद समन की संख्या के कारण। भीड़ में बड़बड़ाहट तेज होती गई क्योंकि हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या कहना चाह रहा था। कुछ लोग आगे की ओर झुके हुए थे, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि एलिस्टर की शक्ति कितनी दूर तक फैली हुई है। जैसे जैसे बातचीत जारी रही, मंच के किनारे खड़े यूनियन डायरेक्टर ने अपनी नज़रें सिकोड़ लीं, जिज्ञासा और संदेह के साथ एलिस्टर का अध्ययन किया। कमरे में माहौल तनावपूर्ण था, उत्सुकता से भरा हुआ, मानो हर कोई जानता था कि यह पूछताछ कुछ उल्लेखनीय या शायद पूरी तरह से अविश्वसनीय खुलासा करने वाली थी। अजीबोगरीब रिपोर्टर ने पीछे हटने से मना किया। उसने आगे दबाव डालते हुए अपनी आंखें चमका दीं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, उद्धरण चिन्ह ... कि वेस्टलैंड डिस्प्ले इवेंट के दौरान आपके द्वारा दिखाए गए 3 समन के अलावा आपके पास और भी बहुत कुछ है? एलिस्टर ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इसके बजाय वह थोड़ा आगे झुका, उसकी निगाहें स्थिर थीं, और उसने एक शांत अधिकार के साथ उत्तर दिया, कम से कम 100 से ज्यादा। हॉल में एक स्तब्ध सन्नाटा छा गया। शुरुआती झटका इतना पूरा, इतना बहरा था कि एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। फिर एक बांध टूटने की तरह आवाजें फूट पड़ीं। ये बेतुका है। कोई भी समनकर्ता इतने सारे को कैसे संभाल सकता है? क्या वह सिर्फ खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा है?
किसी भी समनकर्ता ने कभी 10 से ज्यादा नहीं संभाले, 100 की तो बात ही छोड़िए। वह या तो झूठ बोल रहा है या वह पूरी तरह से दूसरे स्तर पर है। बड़बड़ाहट तेजी से बढ़ गई, पूरे कमरे में अविश्वास और आक्रोश की लहर दौड़ गई। कुछ लोगों ने उस पर अहंकार का आरोप लगाया, अपमानजनक दावों के साथ सुर्खियों में आने की कोशिश करने का, जबकि अन्य ने भयभीत विस्मय के भाव दिखाए। यूनियन डायरेक्टर की अभिव्यक्ति सख्त हो गई, उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। एलिस्टर पर उसकी पैनी नज़र केवल संदेह से कहीं अधिक का संकेत दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई खतरनाक चीज देख रहा हो जिसे छिपाकर रखा जाना चाहिए था। हालांकि अजीबोगरीब रिपोर्टर ने केवल मुस्कुराया, उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। मुझे बताओ श्री हेजनवर्थ, उसने कहा, उसकी आवाज़ शोरगुल को चीरती हुई, आपको क्या लगता है कि आप इतनी संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम वास्तव में विश्वास कर सकते हैं कि आप 100 से अधिक प्राणियों को बिना चूके बुला सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं? आप इतने सारे बुलाने के लिए इतने सारे बुलाने वाले नलिका कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए जितने मैना की आवश्यकता होगी, उन सभी को खिलाने के लिए संसाधन। श्री हेजनवर्थ, स्पष्ट रूप से आपके दावों में विश्वसनीयता की कमी है और कोई मतलब नहीं है। एलिस्टर ने रुककर फिर अपने चेहरे पर एक ठंडी, दूर की नज़र के साथ उत्तर दिया, मैं एक एसएसएस रैंक वाला जागृत व्यक्ति हूं, मैडम। मेरी क्षमताओं का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रिपोर्टर फिर से बोलने ही वाला था, लेकिन एलिस्टर ने उसे बीच में ही टोक दिया, आगे आओ। टेरा, ड्रैवन, अल्जुरिंग और मार्गरेट, तुम्हारे स्वामी तुम्हें बुला रहे हैं। जब एलिस्टर के पीछे एक काली दरार से 5 आकृतियां उभरी तो कमरे में सन्नाटा छा गया। उनकी उपस्थिति ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रत्येक आकृति में एक अलग आभा थी जो शक्ति बिखेर रही थी। जब वे उसके सामने घुटने टेक रहे थे, उनकी आवाज़ें गूंज रही थीं। जब वे एक साथ बोल रहे थे, हम अपने स्वामी को नमस्कार करते हैं। रिपोर्टर अवाक रह गए, उनके जबड़े खुले रह गए, क्योंकि वे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वे क्या देख रहे हैं। व्हाइट कॉमेट्स के टीम लीडरों ने भी ऐसी ही प्रतिक्रियाएं साझा कीं। लेकिन यूतो ने गर्व से मुस्कुराया, उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो कह रही हो, मुझे तुमसे इससे कम की उम्मीद नहीं थी। एलिस्टर, उठो, एलिस्टर ने आदेश दिया। उसके सेनापति एक साथ खड़े थे, अब हर कोई घूमकर उसके पास खड़ा था, भीड़ को तीखी निगाहों से देख रहा था, जिसमें उनके स्वामी के प्रति सम्मान और उन सभी के लिए चेतावनी थी जो उस पर संदेह करने की हिम्मत कर सकते थे। एक रिपोर्टर ने कांपती आवाज में बोलने में किसी तरह कामयाब रहा, लेकिन श्री हेजनवर्थ, पहले आपने दावा किया था कि आपके पास 100 से ज्यादा समन हैं, फिर भी हम यहाँ सिर्फ 5 ही देख रहे हैं। बाकी के बारे में क्या? एलिस्टर इस सवाल से बेपरवाह था। अगर मैं उन सभी को यहाँ बुलाऊं तो हॉल उन्हें रोक नहीं पाएगा। क्या आप सहमत नहीं होंगे? भीड़ में चौंक कर बड़बड़ाने की लहर फैल गई। क्या वह वाकई गंभीर है? और उनकी आभा इतनी तेज है? उद्धरण चिन्ह, मैं यहाँ सिर्फ इन 5 लोगों के साथ मुश्किल से सांस ले पा रहा हूँ। कल्पना कीजिए कि उनमें से 100 भी होंगे। कोई इतने सारे लोगों को कैसे नियंत्रित कर सकता है? ये किसी भी समनकर्ता की शक्ति से परे है। क्या वे सुरक्षित भी हैं? अगर वह नियंत्रण खो देता है तो क्या होगा? अगर वह जो कह रहा है वह सच है तो उसके जैसा समनकर्ता अकेले ही पूरी लड़ाई बदल सकता है, या शायद पूरी जंग भी। ये खतरनाक है, किसी के पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। वह कहता है कि वे वफादार हैं, लेकिन क्या हम इस बात पर यकीन कर सकते हैं? अगर कोई बदल जाता है तो यह विनाशकारी हो सकता है। वह या तो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है या पूरी तरह से पागल। शायद दोनों। लेकिन ड्रैगन को देखो, वे इतने समर्पित हैं। वे शायद नरक की गहराई में भी उसका पीछा करेंगे। फिर भी मैं बस इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। जिस महिला ने पहले एलिस्टर से सवाल किया था वह फिर से आगे बढ़ी। उसकी आंखें थोड़ी कांप रही थीं, लेकिन फिर भी संदेह से भरी हुई थीं। लेकिन आप उनकी वफादारी के बारे में कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं, मिस्टर हेजनवर्थ? वे अभी सम्मानजनक लग सकते हैं, लेकिन आप कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि वास्तविक खतरे के क्षण में वे आपके लिए अपनी जान जोखिम में डाल देंगे? मार्गरेट ने सवाल सुनकर स्पष्ट रूप से झुंझलाहट दिखाए, उसकी आंखों में जलन और तिरस्कार की झलक थी। तुम क्यों? लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाती, एलिस्टर ने अपना हाथ उठाया, उसे चुप कराने के लिए बगल की ओर बढ़ाया। उसका इशारा सरल फिर भी आज्ञाकारी था, जिसने मार्गरेट के शब्दों को तुरंत रोक दिया। रिपोर्टर की ओर मुड़ते हुए उसकी निगाहें शांत लेकिन तीव्र थीं, क्योंकि उसने उत्तर दिया, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे ड्रैगन मेरी रक्षा के लिए खुशी खुशी अपनी जान दे देंगे, चाहे कोई भी खतरा हो। धमाका। उसी क्षण एक बड़ा विस्फोट हुआ। अध्याय 258, एक अधिपति को निशाना बनाना, उसके जनरलों का अपमान करना। कुछ सेकंड पहले बीप, चार्ज पूरा हुआ, अभी फायरिंग हो रही है। उसने ट्रिगर दबाया, जिससे गोली एक बड़े झटके के साथ आगे बढ़ी और हवा के झोंके के साथ हवा में चीरती हुई सीधे एलिस्टर की ओर बढ़ गई।
ड्रैगन जंगलों में सबसे तेज समझ रखने वाले ड्रैगन ने तुरंत एक वस्तु को देखा जो उनके आसपास की हर चीज से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी, सीधे उसके स्वामी की ओर बढ़ रही थी। उन पलों में उसकी बैंगनी आंखें बिजली की चमक से चमक उठी जो उसके हेलमेट के छज्जे से दिखाई दे रही थी। बैंगनी बिजली उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगी, मानो वह अपनी बिजली की तेज सजगता के साथ आगे बढ़ने के लिए चार्ज कर रहा हो। उसने अपने बाएं हाथ से हाथ बढ़ाया, अपने विचारों में पुकारते हुए, आगे आओ स्टॉर्म क्लीवर। उस पल उसके सामने एक काली दरार दिखाई दी जिसमें उसकी महान तलवार की मूठ थोड़ी उभरी हुई थी। उसने उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया और बिजली चमकने के साथ ही उसे बाहर खींच लिया। हथियार पर लगे रून चमक उठे और उसकी गति थोड़ी बढ़ गई। अपने स्वामी को इस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, उसने सोचा और अपनी नज़र तेजी से आती गोली की ओर घुमाई। उसने अपना दाहिना पैर अपने सामने रखा, अपनी तलवार को दोनों हाथों से नीचे की ओर पकड़े हुए वह थोड़ा झुका और वार करने की तैयारी करने लगा। यह अथाह परिणाम का पाप है। जैसे ही गोली शीशे को तोड़कर पास आई, ड्रैगन ने आखिरकार अपनी तलवार को एक शक्तिशाली ऊर्ध्वाधर चाप में घुमाया। उन पलों में गोली दो हिस्सों में बंट गई। उसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ा बूम, एक जोरदार विस्फोट ने हॉल को हिला दिया, जिससे पूरे कमरे में घने धुएं के गुबार उठने लगे। मेहमानों के होश में आने के लिए आवाजें उठने लगीं, जो कि सांसों और खांसियों के साथ मिल गईं। खांसी? क्या? अभी क्या हुआ? मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। क्या हो रहा है? मेरा हाथ! अरे कोई कृपया मदद करो! वह क्या था? क्या हम पर हमला हो रहा है? जैसे ही विस्फोट से धुआं छटने लगा, गिल्ड के सदस्य और यूनियन के प्रतिनिधि तुरंत हरकत में आ गए, भीड़ को संगठित किया और घायलों की देखभाल की। सभी लोग शांत रहें, क्लाउस ने चिल्लाते हुए अपनी आवाज को दृढ़ किया। उसने आन्या की ओर देखा, जो अपनी स्तब्धता से बाहर आ गई थी, और उसे सिर हिलाया। गिल्डमास्टर, चलो लोगों को यहाँ से बाहर निकालना शुरू करते हैं। क्लाउस ने पुकारा, लेकिन पाया कि आन्या स्थिर खड़ी है, उसकी अभिव्यक्ति दूर और असंतुलित है। वह करीब गया, उसकी आवाज में चिंता थी। गिल्डमास्टर, क्या आप ठीक हैं? जब उसने जवाब नहीं दिया तो उसने दोहराया, गिल्डमास्टर क्या आप ठीक हैं? आन्या ने अपनी स्तब्धता से बाहर आने के लिए पलकें झपकाईं, फिर वह मुस्कुराई और फिर बुदबुदाई, अच्छा, यह आकर्षक नहीं था क्या? क्लाउस ने पूछा, उसकी निगाह में भ्रम गहराता जा रहा था। उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट थी, अविश्वास से भरी हुई। एलिस्टर का सम्मान! इसने बस किसी तरह के हमले को रोका। ऐसा लगता है कि कोई हमारे छोटे समनकर्ता को मारना चाहता है। रुको, क्या? इसके बारे में भूल जाओ, चलो निकासी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके बाद आन्या चिल्लाए, सभी बर्सिकर्स, निकासी को प्राथमिकता दें। जो भी घायल है उसकी मदद करें और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। उसने आदेश दिया, अपने गिल्ड सदस्यों को कार्रवाई करने के लिए इशारा करते हुए। ग्रिम सहायता के लिए आगे बढ़ा। चलो इसे व्यवस्थित रखें, उसने गंभीरता से कहा। हम भगदड़ नहीं चाहते। उसने लोगों को निकास की ओर निर्देशित किया, उसका शांत व्यवहार भीड़ को स्थिर करने में मदद कर रहा था। नायरा ने दृढ़ इशारों के साथ नागरिकों और पत्रकारों के छोटे समूहों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मेरे नेतृत्व का पालन करें। चलो चलते रहो लोगों, उसने आग्रह किया, उन्हें धुएं के बीच से लहराते हुए। इस बीच मेला ने घायल व्यक्तियों को तेजी से अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करना शुरू कर दिया। अगर आपको मदद की जरूरत है तो मेरे पास रहो और मुझ पर झुक जाओ, उसने कहा, उन्हें धुएं के घने भाग से दूर ले जाते हुए। अन्य गिल्ड के पास ब्लू सील्स की आर्या ने अपने गिल्ड सदस्यों के साथ समन्वय करते हुए अपनी सख्त अभिव्यक्ति बनाए रखी, ये सुनिश्चित करते हुए कि घायलों की पहले मदद की जाए। हम यहाँ कमजोर नहीं हैं ब्लू सील्स, चलो इसे साबित करते हैं, उसने कहा, क्योंकि वह अपने समूह को अराजकता के बीच से ले जा रही थी। एरिक्स ने एक चंचल मुस्कान बिखेरी। रेड फीनिक्स गिल्ड के ऑर्डेन को धक्का दिया क्योंकि वे भीड़ को तितर बितर करने में मदद कर रहे थे। क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी जीवंत हो जाएंगी, है न? उसने तनाव को कम करने की कोशिश करते हुए चुटकी ली। ऑर्डेन ने एक मुस्कुराहट निकाली, हालांकि उसकी प्रतिस्पर्धी भावना चमक उठी। अराजकता हो या ना हो, हम इसे तुमसे बेहतर तरीके से संभाल लेंगे, एरिक्स, उसने कहा। उन्होंने और अधिक लोगों को बाहर निकलने का रास्ता दिखाने से पहले उनका मजाक उड़ाया। एथिल, यूनियन शाखा निदेशक, एक तरफ खड़े होकर सावधानी से दृश्य का विश्लेषण कर रहे थे। यूनियन के सदस्यों, पहले घायलों की सहायता करें और नागरिकों को बाहर निकालने को प्राथमिकता दें, उन्होंने आदेश दिया। हाँ सर। व्हाइट कॉमेट्स के पास कैडा के आकर्षक लाल बालों ने उसे पहचानना आसान बना दिया क्योंकि वह तेजी से आगे बढ़ रही थी। यहाँ मरहम लगाने वाली है, आगे आओ। कोई भी घायल हो जिसे तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, उसने पुकारा, और विस्फोट के कारण टूटी हड्डियों और गहरे घावों वाले लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ी। शांत और करिश्माई रेन ने भीड़ को आश्वस्त करने में मदद की, सब कुछ नियंत्रण में है। कृपया शांत रहें और हमारे निर्देशों का पालन करें, उन्होंने दोहराया, नागरिकों को धुएं वाले क्षेत्र से दूर ले जाते हुए।
हमेशा सुरुचिपूर्ण और आलोचनात्मक रहने वाली एको ने मन ही मन नोट्स बनाते हुए तीखी नज़र से दृश्य का सर्वेक्षण किया। रेजोर्गिन, हिरोशी, गोरो परिधि की तलाशी लें और पता लगाएं कि कोई संदिग्ध तो नहीं लग रहा है। उसने निर्देश दिया। स्थिति को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए उसका ध्यान विस्तार से था। संगठित अराजकता में कुछ अधिक साहसी रिपोर्टर रुके रहे। जिज्ञासा ने उनकी सावधानी को मात दे दी क्योंकि वे भीड़ को खोज रहे थे, स्पष्ट रूप से सोच रहे थे कि एलिस्टर कहाँ है। उनके फुसफुसाए हुए सवाल जोरदार हो गए क्योंकि उन्होंने पूछने की हिम्मत की, एलिस्टर कहाँ है? पोडियम से अचानक तेज हवा का झोंका आया जो पूरे हॉल में फैल गया। हवा के धुएं के अंतिम हिस्से को चीरते हुए हर किसी ने सहज रूप से अपने चेहरे को बचाने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाईं। एक पल में हवा साफ हो गई। कमरे में भरा तीव्र दबाव आखिरकार कम हो गया और एलिस्टर पूरी तरह से शांत और सुरक्षित दिखाई दिया। एथेल ने गहरी सांस लेते हुए तुरंत एलिस्टर के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपना मुंह खोला, ये पूछने का इरादा रखते हुए कि क्या वह सुरक्षित है, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, मार्गरेट आगे बढ़ी, उसका भाला सीधे उस पर तान दिया। उसकी आंखें क्रोध से जल उठीं। तुम इंसानों को बहुत कुछ समझाना होगा, उसने ठंडे स्वर में कहा और उसे मौत की नज़र से घूरा। उसके बगल में सिंडर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसके सींग थोड़े से आगे बढ़े हुए थे और उसकी दुम उसके पीछे लटकी हुई थी। उसकी लाल आंखें मार्क गैरेट की तरह ही तीव्रता से जल रही थीं। ये हमेशा इंसान ही होते हैं, उसने थूका। वे हमेशा कुछ गलत करने की फिराक में रहते हैं। एथेल स्पष्ट रूप से चौंक गया। उसने अपने हाथों को शांत करने वाले इशारे में उठाया। रुको, मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, एलिस्टर की शांत आवाज़ ने तनाव को काट दिया। नीचे खड़े हो जाओ, उसने मार्क गैरेट और सिंडर की ओर देखते हुए आदेश दिया। तुम दोनों। अनिच्छा से मार्क गैरेट ने अपना भाला नीचे कर दिया, हालांकि उसकी आंखों की तीव्रता कम नहीं हुई। सिंडर के सींग और दुम थोड़ी पीछे हट गई, लेकिन उसकी नज़र भीड़ पर टिकी रही, आगे किसी भी खतरे के संकेत की तलाश में। तभी ड्रैवन बोला, मुझे पता है कि कौन जिम्मेदार है, उसने घोषणा की, जिससे अन्य लोग उसकी ओर देखने लगे। कुछ 100 मीटर दूर एक इमारत से एक इंसान ने हमारे स्वामी पर एक प्रक्षेप्य दागा। एथेल की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं जब उसे यह एहसास हुआ। हत्या का प्रयास। उसने अपने मन में दृश्य को जोड़ते हुए सोचा, वही रहा होगा जिस पर उसने अपनी तलवार घुमाई थी। वह प्रक्षेप्य एक गोली रही होगी। आन्या की तरह एथेल ने ड्रैगन की तेज चाल की एक झलक देखी थी, हालांकि यह केवल एक धुंधली सी बात थी। ड्रैगन इतनी तेजी से आगे बढ़ा था कि बाकी सभी लोग अपनी जगह पर जमे हुए लग रहे थे। ये जीव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, उसने सावधानी से सोचा, और फिर भी वे बिना किसी सवाल के एलिस्टर का पीछा करते हैं। ऐसा क्यों है? क्या वह किसी तरह उनसे ज्यादा शक्तिशाली है? क्या ये संभव भी है? ड्रैगन ने एलिस्टर से बात की, बिना उसकी ओर मुड़े। उसकी निगाहों में एक भयंकर भाव था। मेरे स्वामी, उसने कहा, उसका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर कस गया। क्या मुझे अपराधी को वापस लाने की अनुमति मिल सकती है? बोलते बोलते वह धीरे धीरे एलिस्टर की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में काली और बैंगनी बिजली चमक रही थी, जो उसकी तीव्र उग्र भावनाओं का संकेत था। मैं उनका सिर लाने का वादा करता हूँ। एलिस्टर की अभिव्यक्ति शांत लेकिन दृढ़ रही। माना, लेकिन उन्हें मत मारो, हमें पता लगाना है कि उन्हें किसने काम पर रखा है। अपनी भावनाओं को मेरे आदेशों का उल्लंघन करने न दे, एलिस्टर ने कहा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जिससे वे थोड़ी चमक उठीं। समझ गया मेरे स्वामी। वूम। अगले ही पल ड्रैगन गायब हो गया। इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि कोई भी उसकी हरकतों का सामना नहीं कर सकता था। इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि जिम्मेदार व्यक्ति भाग नहीं सकता था। अल्जुरिंग आगे बढ़ा। उसकी आंखें तेज थीं और वह भी तीव्र स्वर में बोल रहा था। मैं शिकार का हिस्सा बनने की मांग करता हूँ, युवा स्वामी, उसने कहा। एलिस्टर ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, अल्जुरिंग, ड्रैगन के साथ जाओ। उसी क्षण आकाश ड्रैगन के पंख उसकी पीठ से उगाए और वह तुरंत आकाश में उड़ गया, टूटे हुए कांच से बाहर निकल आया। ये सब होते देख यूनियन शाखा निदेशक एथेल ने कहा, श्री हिज्नवर्थ, आप उन प्राणियों को वहां कैसे भेज सकते हैं? क्या होगा अगर वे नागरिकों को खतरे में डाल दें? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सर। जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे ड्रैगन। वह उसका सामना करने के लिए मुड़ा और फिर उसने आखिरकार कहा, वफादार हैं। तभी टेरा की नज़र भीड़ पर पड़ी। अचानक उसकी नज़र भीड़ में एक आकृति पर टिक गई। एक महिला जो अपनी यूनियन वर्दी के नीचे पहने हुए कुछ उपकरणों के कारण जगह से बाहर लग रही थी, जल्दी से बाहर निकलने की ओर बढ़ रही थी। टेरा की आंखें सिकुड़ गईं और एक झटके में वह आगे की ओर भागी। उसकी आवाज़ हॉल में गूंज उठी। काले बालों और नीली आंखों वाले, रुक जाओ, उसने आदेश दिया। महिला ने पीछे देखा, उसके चेहरे पर डर का भाव था। फिर उसने अपनी चाल तेज कर दी, स्पष्ट रूप से भागने की कोशिश कर रही थी। टेरा का चेहरा निराशा से सख्त हो गया और उसने पुकारा, मैं तुम्हें स्थिर खड़े रहने का आदेश देती हूँ।
उसी क्षण महिला के पैर ठोस पत्थर में बदल गए। वह आगे की ओर लड़खड़ाई, लेकिन उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह अपनी जगह पर जम गई। अध्याय 259 अदृश्य जंजीरें। टेरा के आगे बढ़ने पर हॉल पूरी तरह से शांत हो गया। उसके कदमों की आवाज़ पूरे स्थान पर हावी हो गई। उसकी आंखें भीड़ में स्थिर महिला पर टिकी हुई थीं। जल्द ही दर्शकों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने ड्रैगन जनरल को आगे बढ़ते देखा। भीड़ में जिज्ञासा, भय और भ्रम की भावना फैल गई। वह उसके पीछे क्यों जा रही है? क्या वह महिला संघ की अधिकारी नहीं है? क्या वह अच्छे लोगों में से एक नहीं है? रुको, क्या एलिस्टर का ड्रैगन अब संघ के खिलाफ जा रहा है? भीड़ में से एक रिपोर्टर ने अपने सहकर्मी से फुसफुसाते हुए कहा, क्या वे वाकई यूनियन के खिलाफ जा रहे हैं? एक वृद्ध रिपोर्टर ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। ये सही नहीं है। अगर वे वाकई बदमाशी कर रहे हैं तो यूनियन इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरों ने खुद को आश्वस्त करने की कोशिश की। नहीं, वह यूनियन की अवज्ञा नहीं कर सकती। एलिस्टर इसे इतना आगे नहीं जाने देगा, है न? जब टेरा आखिरकार संयमित महिला के पास पहुंची तो उसने अपने दांत पीस लिए। उसके चेहरे पर क्रोध और भय का मिश्रण दिखाई दे रहा था। टेरा कुछ पल के लिए रुकी। उसकी नीली आंखें उसके चश्मे के पीछे चमक रही थीं। उसकी नज़र महिला की आंखों में इस तरह से घुस रही थी मानो वह उसे ठीक से देख सकती हो। फिर बिना कुछ कहे उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और महिला के बालों को मजबूती से पकड़ लिया। महिला ने दर्द से कराहते हुए मुश्किल से अपने आप को रोका। जब टेरा ने उसे फर्श पर और मलबे के ऊपर घसीटना शुरू किया, उसका चेहरा सख्त होता जा रहा था, क्योंकि वह खुद को छुड़ाने में असमर्थ थी। ये देखकर भीड़ की बड़बड़ाहट और तेज हो गई। उसे देखो, वह पहले से ही एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है। आखिर उस महिला ने एलिस्टर के ड्रैगन को इस तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए क्या किया? क्या उन्हें लगता है कि वे संघ के अधिकार से ऊपर हैं? शायद वह वास्तव में एक खतरा है, वरना एक ड्रैगन इसे इतनी दूर क्यों ले जाएगा? जैसे ही टेरा एलिस्टर के पास पहुंची, कमरे में तनाव बढ़ गया। उसने महिला को घसीटते हुए, उसके व्यर्थ मानवीय विरोधों को अनदेखा करते हुए, एक अंतिम दृढ़ झटके के साथ उसने महिला को उसके स्वामी के सामने रोक दिया। उसकी निगाहें कभी नहीं डगमगाईं, क्योंकि वह उसके अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। टेरा ने एलिस्टर के सामने महिला को घसीटना समाप्त किया। तब एथेल की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। इसका क्या मतलब है, मिस्टर हेजनवर्थ? उसने आगे बढ़ते हुए पूछा। ये व्यवहार अस्वीकार्य है, और यदि आप अभी नहीं रुकते हैं तो चीजें क्या हो सकती हैं? मार्गरेट की आवाज़ बीच में रुकी। जब वह आगे बढ़ी, उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थीं। उसने अपना भाला घुमाया। उसके चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान थी। हाँ, तुम क्या करने का इरादा रखती हो? सिंडल ने पूछा। उसके शब्द शांत थे, फिर भी एक धमकी की तरह लग रहे थे, क्योंकि उसने अपनी नज़र एथेल पर टिकाई थी। उसे सजा दो या उसे नीचे गिरा दो, मार्गरेट ने भी पूछा। उसका स्वर अब और तीखा हो गया था। उसकी आभा धीरे धीरे विकीर्ण होने लगी थी। या उसे इस शहर से भगा दो, सिंडल ने पूछा। उसकी आवाज़ मार्गरेट की तरह ही तीव्र हो गई थी। उसकी आभा भड़क उठी। उसके चारों ओर हवा में एक गहरी गर्मी उबल रही थी। एथेल को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेचैन था। अपनी मौजूदगी के दोहरे दबाव के नीचे दबा हुआ महसूस कर रहा था। उसने शांत प्रतिक्रिया दी। उसकी आभा उनसे कम तीव्र नहीं थी। चीजें जटिल हो सकती हैं। ओह, मार्गरेट और सिंडर ने एक साथ मजाक करते हुए कहा। जैसे ही वे एक कदम आगे बढ़े, उनकी आभा स्पंदित हुई। पूरे कमरे में अंधेरे और गर्म मानस की लहरें भेज रही थीं। उनकी शक्ति की तीव्रता ने एथेल और यूनियन बोर्ड के कई सदस्यों को थोड़ा हिला दिया। वे सतह पर शांत रहे, लेकिन उनके दिमाग में बेचैनी घुस गई। बस, एलिस्टर ने अचानक बात की, जिससे उनकी दोनों आभाएं तुरंत शांत हो गईं। उसका स्वर ठंडा और दृढ़ था, जिससे बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। तुम दोनों चुप रहोगे जब तक मैं तुम्हें अनुमति नहीं देता। तुम दोनों में से कोई भी आज रात फिर से नहीं बोलेगा। क्या मैंने खुद को स्पष्ट कर दिया है? मार्गरेट और सिंडर ने अपने सिर नीचे करने से पहले एक संक्षिप्त नज़र का आदान प्रदान किया। हाँ, मेरे प्रभु, उन्होंने एक साथ उत्तर दिया। उन्होंने जो दमनकारी माहौल बनाया था वह गायब हो गया, और उसके बाद एक असहज चुप्पी रह गई। ये फिर से है, वे बिना किसी सवाल के उसकी बात सुनते हैं। एथेल ने अपनी नज़रें सिकोड़ते हुए सोचा। अगर वह इन शक्तिशाली प्राणियों से ऐसी आज्ञाकारिता करवा सकता है, तो बहुत संभव है कि रीपर्स को खत्म करने वाला राक्षस उसका ही आह्वान हो। आखिरकार उसने कहा कि उसके पास 100 से ज्यादा हैं। वह आसानी से उनमें से एक हो सकता है जिसे उसने नहीं बुलाया। पृष्ठभूमि में भीड़ की बड़बड़ाहट के बीच चेन अपने हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे, लगभग मजाकिया अंदाज में एड्रियन और एरिक्स के पास गया। वह थोड़ा झुका। उसकी मुस्कान तीखी थी, क्योंकि वह उनके सामने हो रहे दृश्य को देख रहा था। अरे, समन करने वाले बच्चे ने यूनियन डायरेक्टर को लगभग अपने कब्जे में कर लिया है, उसने धीरे से हंसते हुए कहा। इससे पहले कभी कोई ऐसा नहीं कर पाया। एड्रियन और एरिक्स दोनों ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। उसे देखते ही उनके हाव भाव सख्त हो गए।
एड्रियन की आंखें सिकुड़ गईं, उसका जबड़ा कस गया और उसने एरिक्स की ओर एक नज़र डाली, चुपचाप अपनी निराशा साझा की। बहुत बढ़िया, एड्रियन ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, बस यही चाहिए था। एरिक्स ने अपनी बाहें पार की और चेन को शुद्ध तिरस्कार की नज़र से देखा। हमें एक एहसान करो, चेन, और इससे दूर रहो, उसने झपट्टा मारा, उसकी आवाज़ झुंझलाहट से टपक रही थी। चेन ने नकली आत्मसमर्पण में दोनों हाथ उठाए, उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। अरे अरे, इतना कठोर होने की ज़रूरत नहीं है। उसने भ्रम में अपना सिर झुकाया। मैं सिर्फ शो पर टिप्पणी कर रहा हूँ। तुम लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे मैं कुछ अच्छा नहीं करने वाला हूँ या कुछ और। एड्रियन ने उपहास किया, अपनी नापसंदगी को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। क्या कभी ऐसा समय होता है जब तुम कुछ अच्छा नहीं करने वाले होते हो? चेन ने नाटकीय ढंग से अपनी ठुड्डी थपथपाते हुए एक विचारशील नज़र डाली। मुझे नहीं लगता। लेकिन अरे, ये सिर्फ मैं ही हूँ, है न? उसने आंख मारी, जिससे स्पष्ट था कि वह अपनी वजह से हो रही परेशानी का आनंद ले रहा था। वैसे भी, मुझे अपनी छोटी सी गुस्सैल पार्टी में बाधा मत डालने दो। बस सोचा कि तुम यहाँ क्या हो रहा है, इस बारे में थोड़ी बातचीत करना चाहोगे। एड्रियन और एरिक्स दोनों ने एक दूसरे को एक संक्षिप्त, तीखी नज़र से देखा, फिर अपने सामने हो रहे दृश्य की ओर मुड़े। चेन को अनदेखा करना चुना। उसके साथ आगे और बातचीत करना उचित नहीं था, खासकर जब वह स्पष्ट रूप से उनके बटन दबाने का आनंद ले रहा था। चेन की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी, क्योंकि वह नाटक को आगे बढ़ता हुआ देख रहा था। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई थी जब वह मजाकिया लहजे में बोल रहा था। हालांकि उद्धरण चिन्ह ... बच्चे का बुलावा कोई मजाक नहीं है। मेरा मतलब है, उनमें से एक भी निर्देशक को कड़ी टक्कर दे सकता है। अध्याय 260, पुराने घाव, नई लड़ाइयाँ। एड्रियन, उसकी आंखें अभी भी उसके सामने के दृश्य पर टिकी हुई थी। उसे यह जानने के लिए चेन की ओर देखने की जरूरत नहीं थी कि वह सच बोल रहा था। उसने अपनी बाहें मोड़ लीं, उसका चेहरा गहरा हो गया क्योंकि उसने ड्रैगन की शक्ति और उनसे महसूस किए जा सकने वाले मान का आकलन किया। मुझे सहमत होना पड़ेगा। केवल उनके मान की शुद्धता से मैं बता सकता हूं कि वे कम से कम एसएस रैंक के हैं, यदि एसएसएस नहीं हैं। एरिक्स ने सिर हिलाया, वे कोई साधारण समन नहीं हैं। ये जीव शक्तिशाली हैं। चेन ने हल्के से ठहाका लगाया, अपनी उंगलियों को अपनी ठोड़ी पर टैप किया। ओह, मैं ये देख सकता हूँ। ये शक्ति के टकराव जैसा है, हालांकि मुझे संदेह है कि एथिल को अभी भी एहसास हुआ है कि वह अपनी गहराई से कितना दूर है। एड्रियन ने चेन को एक त्वरित, चिढ़ भरी नज़र से देखा। तुम इसका बहुत ज्यादा आनंद ले रहे हो। चेन ने बस मुस्कुराया, स्पष्ट रूप से आदान प्रदान से अप्रभावित। अरे, तुम मुझे जानते हो। जब मैं एक अच्छा शो देखता हूं तो मैं उसकी सराहना करता हूं। चेन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, अब उसके चेहरे पर अधिक तीव्र भाव था। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। बूढ़ा यूतो क्या सोच रहा है, अपने बच्चे को इस तरह से बेकाबू होने दे रहा है। किसी को उसे नियंत्रित करने की जरूरत है। बूढ़े आदमी के जिक्र पर एड्रियन ने एक भान उठाए। अब जब तुमने इसका जिक्र किया है, उद्धरण चिन्ह ... मैंने कुछ समय से बूढ़े आदमी को आसपास नहीं देखा है। लगता है वह वास्तव में इसका समर्थन करता है। एरिक्स ने बोलते हुए लापरवाही से कंधे उचका दिए। मेरी समझ से परे है। मैंने अफवाहें सुनी हैं कि अमर बूढ़ा और यूनियन अध्यक्ष पुराने दोस्त हैं, उसने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। इसलिए मुझे संदेह है कि वे बच्चे को कोई कड़ी सजा देंगे। अगर कुछ होगा भी, तो वे उसे हल्की सी सजा दे सकते हैं। चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसका दिमाग निहितार्थों पर काम कर रहा था। इस तरह के रिश्ते से बहुत कुछ समझा जा सकता है, उसने बुदबुदाया, उसकी आवाज़ संदेह से भरी हुई थी। लेकिन फिर भी, वे एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मुझे ये पसंद नहीं है। एड्रियन पीछे झुक गया, उसकी बाहें क्रॉस हो गईं। हमने ये पहले भी देखा है न? हो सकता है कि बच्चा अपने सिर से ऊपर हो, लेकिन ऐसे संबंधों के साथ ये कल्पना करना कठिन है कि उसे किसी भी वास्तविक परिणाम का सामना करना पड़ेगा। एरिक्स ने अंधेरे में ठहाका लगाया। हाँ, लेकिन इससे कब चीजें गड़बड़ होने से रुकी हैं? उसने सामने आ रहे दृश्य पर नजर डाली। ये तूफान से पहले की शांति हो सकती है, और मुझे यकीन है कि छोटी मिस एको के पास ये सब खत्म होने के बाद कहने के लिए कुछ होगा। ... इस बीच यूनियन के भव्य हॉल से बहुत दूर यूतो एक शांत फुटपाथ पर चला गया। उसके कदम रात के सन्नाटे में धीरे धीरे गूंज रहे थे क्योंकि होवर कारें उड़ रही थीं। अपने लिए जो कार्य निर्धारित किया था, उसके बावजूद वह जल्दी में नहीं था। वह परिवार के परिवहन के पीछे चल रहा था, जो बहुत पहले ही चला गया था। उसका इरादा स्पष्ट था, उसने उन लोगों के बारे में थोड़ा ज्ञान देने की योजना बनाई जो एक अधिपति को निशाना बनाते हैं। हालांकि यूतो को तुरंत उनका सामना करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नहीं, उसके दिमाग में एक और अधिक संतोषजनक योजना थी। वह चाहता था कि वे घर लौटें, बस जाएं, अपनी कथित जीत का आनंद लें। जब वे जश्न मनाने के बीच में हों, खुद को विजयी मानते हुए, तभी वह पहुंचेगा।
यही वह समय था जब हार सबसे ज्यादा जोर से लगती थी, जब कोई मानता था कि वे पहले ही जीत चुके हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन इस अर्थ में वह जो चाहता था उसे हार कहना उसे हल्के में लेना होगा। ये कहना ज्यादा सटीक होगा। एक पर्च फिर रीसेट, टेबल पर रखे टुकड़ों को फेंकना और उनकी जगह नए टुकड़े रखना। जैसे ही वह गली से गुजरा, उसके आसपास की दुनिया उसकी मौजूदगी से बेखबर लग रही थी। आमतौर पर कोई उम्मीद करता है कि उसके जैसे प्रतिष्ठित गिल्ड मास्टर, खासकर जिसकी प्रतिष्ठा उसके जैसी ही पुरानी और डरावनी हो, कम से कम कुछ उत्सुक नजरें तो खींचेंगे ही। लोग ऊपर देखते, उसे पहचानते, शायद विस्मय या डर में उसका नाम भी फुसफुसाते। लेकिन जब वह शांत सड़कों से गुजरा तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह अदृश्य हो, पृष्ठभूमि में सहज रूप से घुल मिल गया हो। यह एक अजीब आभा के कारण था जिसने उसके शरीर को ढांक लिया था, जिसने उसे उन लोगों की नज़रों से ओझल कर दिया था जो मन की सबसे तेज धारणा नहीं रखते थे। जैसे ही यूतो फुटपाथ पर आगे बढ़ा, उसने अचानक अपनी छाती पर एक छोटा कंपन महसूस किया। वह बीच में ही रुक गया। अपनी छाती की जेब में हाथ डालकर उसने एक छोटा सा क्यूब निकाला। एक तेज थपकी के साथ क्यूब फैल गया और उसके फोन में चला गया। यूतो की नज़र स्क्रीन पर पड़ी और जैसे ही उसने उस पर नाम चमकता देखा, उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसके आसपास का तापमान थोड़ा कम होता हुआ प्रतीत हुआ। उसकी पहले से ही तीव्र अभिव्यक्ति कुछ और गहरी हो गई। उसके चेहरे का ऊपरी आधा हिस्सा उसके बालों से लगभग पूरी तरह से छिप गया, जिससे उसकी आंखों पर छाया पड़ गई। जलन की भावना और कुछ और भी खतरनाक यूतो के भीतर बढ़ने लगी। उसका हाथ फोन के चारों ओर कस गया। उसे पता था कि यह क्षण अंततः आएगा, लेकिन उसने उम्मीद की थी, बस थोड़ी देर के लिए, कि वह इससे अलग रह सके। फिर भी ये यहाँ था, एक व्यक्ति जो सब कुछ होने के बावजूद अभी भी उसे परेशान करने की हिम्मत रखता था। कॉल उसी की थी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, जिसके पास सभी मेगा शहरों में सारी शक्ति थी। एकमात्र ज्ञात एक्स रैंक जागृत गैलिस्क, अन्यथा प्रकाश का सम्राट उपनाम से जाना जाता है। धीमी गति से यूतो ने कॉल का जवाब दिया। क्या है? उसने पूछा। उसके शब्द शुष्क लेकिन तीव्र थे, जैसे कि वह किसी कीड़े से बात कर रहा हो जिसने उसकी शांति को भंग करने की हिम्मत की हो। गैलिस्क की आवाज में एक धीमी, लगभग मजबूरी भरी हंसी आई। तुम कैसे हो, पुराने दोस्त? यूतो की आंखें सिकुड़ गईं और वह स्ट्रीटलाइट की ठंडी धातु के सहारे पीछे झुक गया। उसकी आवाज में जलन साफ महसूस की जा सकती थी, हालांकि जो लोग उसके आसपास से गुजर रहे थे वे उसे सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके आसपास की आभा थी वास्तव में शानदार। जब से मैंने मेगासिटी एक्स छोड़ा है, तब से यह आनंदमय है। अगर तुम यकीन कर सकते हो तो अब तुम्हारा चिढ़ने वाला चेहरा नहीं देखूंगा। उसके होंठ एक मुस्कुराहट में मुड़ गए, हालांकि उसके नीचे कड़वाहट का एक स्पर्श था। मैंने फिर से उम्मीद करना, मुस्कुराना भी सीख लिया है। हालांकि उसकी नज़रें गहरी हो गईं। मैं अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया हूं जो बंजर भूमि ने मुझे दिया है। बस उन रेत को देखता हूं और मुझे बस उस दिन के दृश्य दिखाई देते हैं। मेरे बच्चे चाहते थे कि मैं उनके साथ फिर से बंजर भूमि प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हो जाऊं, लेकिन मैंने फिर भी उन्हें मना कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि जैसे ही मैं वहां कदम रखूंगा, मैं डर के मारे लगभग लकवाग्रस्त हो जाऊंगा। मैं उनका सही ढंग से नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा। उसने अपने दांत पीस लिए। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा।